हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपांश पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी हब पन्ना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है नरेशन। पहले भी आपने कई बार इसको पढ़ा होगा। स्कूल टाइम में जब हम एक स्टूडेंट थे तब हम पढ़ते थे इस चैप्टर को, और आज हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसका एक बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उन सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन के आते हैं 1 या 2 नंबर के। तो इसको आज हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं कि नरेशन होता क्या है। नरेशन का जो हिंदी मीन्स निकलता है वो निकलता है वर्णन करना या वृत्तांत या कथन। कहने का मतलब नरेशन का शाब्दिक अर्थ होता है कथन। नरेशन का शाब्दिक अर्थ होता है कथन। नरेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? नरेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है अंग्रेजी भाषा के शब्द नरेट से। अब नरेट से क्या मतलब होता है? नरेट से मतलब होता है जैसे कि कोई एक कहानी है, उसको आप पढ़कर किसी को बता रहे हैं, तो आप ये समझ लो कि आप उस कहानी को या उस स्टोरी को क्या कर रहे हो, लोगों से नरेट कर रहे हैं। ठीक है, लोगों को सुना रहे हैं, यानी कि आप उस स्टोरी को अपने शब्दों में थोड़ा सा बदल कर क्या कर रहे हैं, अपने शब्दों में चेंज करके लोगों को बता रहे हैं। ये चीज हो गई क्या? नरेट करना। मान लीजिए इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या कहता है? शाब्दिक अर्थ जो इसका होता है वो कहलाता है कहना, यानी कि टू से या टू स्टेट। अब इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये जो ए बी और सी लिखा है, इस चीज को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नरेशन की जो स्पीच होती है वो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। पहली तो होती है डायरेक्ट नरेशन और दूसरी होती है इनडायरेक्ट नरेशन। कह सकते हैं जैसे कि वॉइस में वॉइस 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वैसे ही नरेशन भी 2 टाइप्स के हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमें क्या करने को आता है? चेंज करने को आता है। एग्जाम में मोस्टली आता क्या है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, और चांसेस रहते हैं कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। कैसा कई बार देखा गया है कि इनडायरेक्ट सेंटेंस लिखा है और उसको क्या बनाना पड़ा है? डायरेक्ट बनाना पड़ा है। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसका यूज क्या है, किस टाइप की चीजों को बोलने के लिए नरेशन का यूज होता है, या इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का यूज होता है। डायरेक्ट स्पीच से मतलब है डायरेक्टली कहना। मान लीजिए यहां पर ये ए बी और सी 3 लोग हैं। अब अगर ए बी से कोई बात कहता है तो उस बात को हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच, और बी उसी बात को जो ए ने बी से कही है, बी उसी बात को अगर किसी तीसरे व्यक्ति यानी कि सी से कहता है तो इसको कहेंगे हम क्या? इनडायरेक्ट स्पीच। मान लीजिए कोई राम नाम का लड़का है जिसने मुझसे कहा, क्या कहा? कि मुझे बुखार है। राम ने मुझसे क्या कहा? कि मुझे बुखार है। अब मान लीजिए मैं अपने घर गया और मेरे पिताजी ने पूछा कि राम ने तुमसे क्या कहा, तो मैं कैसे कहूंगा? राम ने मुझसे कहा कि उसे बुखार है। मैं ऐसा तो बोलूंगा नहीं कि मुझे बुखार है। राम ने जब बोला था तब अपने आप को क्या बोला था? मैं लगाकर बोला था कि मुझे क्या है? बुखार है। लेकिन राम के बारे में जब मैं अपने पिताजी से जाकर बताऊंगा, राम के द्वारा कही गई बात को जब मैं अपने पिताजी से बताऊंगा, तो मैं किस तरीके से बोलूंगा? मैं इस तरीके से बोलूंगा कि राम ने मुझसे कहा था कि उसे क्या है? बुखार है। तो ये चीज हमें समझनी है कि मान लीजिए किसी ने हमसे कुछ कहा, उस बात को हमें किसी और से जाकर बताना है, तो हम उसको कैसे बताएंगे? ये बताना ही अगर सीख गए तो समझ लीजिए क्या सीख गए? हम इनडायरेक्ट स्पीच को सीख गए। डायरेक्ट सेंटेंस का मतलब होता है जहां रियल स्पीकर और रियल लिसनर हो। रियल जिसने बात शुरू की थी और रियल लिसनर से क्या है? जो बात को सुन रहा था। अगर वो स्पीकर बनकर किसी और से कहेगा तो जिससे भी कहेगा वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? लिसनर, और वो क्या हो जाएगा? स्पीकर। कहने का मतलब ए अगर बी से कोई बात कहता है और बी उसी बात को जो ए ने कही थी उसी बात को अपने शब्दों में थोड़ा बहुत फेरबदल कर सी से कह देता है। सी से कहने से मतलब है किसी तीसरे व्यक्ति से कह देता है, तो वो कहलाया जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। जब ए ने बी से कहा था, यानी कि रियल स्पीकर कौन था? ए था, और रियल लिसनर कौन था? बी था। तो जब ए ने बी से कहा था तो उस चीज को हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। लेकिन बी जब सी से कहता है, यानी कि बी ने ए ने जो बी से बात कही थी उसी बात को बी किसी और से जाकर कहता है, तो वो हो जाता है क्या? इनडायरेक्ट स्पीच। कभी कभी ऐसा कई बार होता है कि मान लीजिए हमारे जो टीचर्स रहते हैं स्कूल में, वो हमसे कभी ना कभी कुछ बोलते रहते हैं। उन बातों को अगर हम किसी और से बताते हैं तो इस चीज का मतलब है कि हम इनडायरेक्टली बता रहे हैं। इनडायरेक्ट रूप से
उनके द्वारा कही गई बातों को दूसरों से बता रहे हैं अपने शब्दों में चेंज करके। मान लीजिए मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि तुम कल फीस जमा करोगे, ठीक है। अब मैं घर गया, अब मैं ये बात मम्मी को तो बताऊंगा, ठीक है, या अपने पेरेंट्स को तो बताऊंगा, क्योंकि फीस के लिए पैसे तो वही देंगे ना। तो मैं कैसे बताऊंगा कि टीचर ने मुझसे कहा था कि मुझे क्या करना है, फीस जमा करना है। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की इतनी बात में कि जब टीचर ने मुझसे कहा था तो तुम लगाकर बोला था, क्योंकि मैं टीचर के क्या था, सामने खड़ा था। लेकिन जब मैं घर गया तब मैंने अपनी मम्मी को या अपने पापा को कैसे बताया, ऐसे बताया कि टीचर ने मुझसे कहा था कि मुझे कल क्या करना है, फीस जमा करना है। कहने का मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस किए ना मैंने। क्या किए, यहां पर जब टीचर ने मेरे को बोला था तब तुम लगाकर बोला था, लेकिन जब मैं अपने पेरेंट्स के पास गया तो मैंने अपने आप को क्या बना लिया, मैं शब्द लगाकर बोला कि मुझको क्या करना है, फीस जमा करना है, ऐसा मेरे से टीचर ने कहा है। तो यही चीज हमें समझनी है कि दूसरों की बातों को अगर हमें दूसरों से बताना है या खुद के द्वारा खुद को कोई बात किसी ने कही है तो उसको अगर किसी से बताना है तो कैसे बताएंगे, ये चीज हमें समझना है। इस चीज को अगर हमें समझ लिया तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बेसिक सी बात है, नरेशन कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच इसके अंतर्गत आती है। ए बी से कोई बात कहता है तो डायरेक्ट है, और बी उसी बात को सी से जाकर कह देता है या किसी अदर पर्सन से कह देता है तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब आगे देखते हैं, डायरेक्ट स्पीच को और समझ लेते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को बिना किसी परिवर्तन के अभिव्यक्त कर दे, बिना कोई चेंजेस किए बता दे, या बिना कोई चेंजेस किए सामने वाले के सामने क्या कर दे, एक्सप्रेस कर दे, कोई भी चेंज नहीं किया, जो बोला गया था रियल लिसनर और रियल स्पीकर के द्वारा रियल लिसनर को एज इट इज वैसे ही आपने क्या कर दिया, उसको बोल दिया, तो आपने कोई भी परिवर्तन नहीं किया। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। मान लीजिए यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है राम सेज टू मी आई वर्क हार्ड। राम ने मुझसे कहा कि मैं क्या करता हूं, बहुत अधिक परिश्रम करता हूं या बहुत अधिक मेहनत करता हूं। अब इस चीज को अगर मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, बिना परिवर्तन के मैंने किसी और से बोल दिया, तो इट मींस मैंने इसका क्या नहीं बनाया, इनडायरेक्ट नहीं बनाया, और ये चीज क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। नरेशन का सही यूज क्या है, जैसे हम हिंदी में, हमारी मदर टंग क्या है, हिंदी है, हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है, हम हिंदी में तो बातचीत कर लेते हैं। किसी ने हमसे कुछ कहा और जो भी कुछ कहा उसको अगर किसी और से बताना है तो हम आराम से बता लेंगे हिंदी में। या दूसरों की बातों को, मान लीजिए आपके 2 फ्रेंड हैं और वो एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे हैं और उन बातों को आपने सुन लिया और उनके बीच में जो बातचीत हुई आपने उसको किसी और से जाके बता दिया। तो अगर आपने उनके बीच जो बात हुई उसको बिना परिवर्तन किए, जैसा वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे बिल्कुल वैसे कि वैसे ही अगर दूसरे को बता दिया, तो आपने उसका क्या नहीं किया, इनडायरेक्ट नहीं बनाया, या ये बोलने का क्या नहीं है, सही तरीका नहीं है। आपको क्या करना है, दूसरों के बीच जो बातें हो रही हैं उनको अपने शब्दों में दूसरों से बताना है। तो क्या होगा, सामने वाले को जिसको भी आप बताओगे उसको एक सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए राम ने मुझसे कहा कि मुझे क्या है, बुखार है। अब राम जब मेरे सामने खड़ा था तब उसने ऐसा बोला था कि मुझे बुखार है, यानी कि किसको बुखार था, राम को बुखार था। लेकिन जब मैं घर आया, अगर मैं ऐसा बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही बोल देता कि राम ने मुझसे कहा था कि मुझे बुखार है, तो मेरे डैड को क्या होगी, गलत इंफॉर्मेशन जाएगी, या मेरे पेरेंट्स को क्या जाएगी, गलत इंफॉर्मेशन जाएगी। उन्हें लगेगा कि मुझे बुखार है, लेकिन मुझे बुखार नहीं है, बुखार तो किसको था, राम को था। तो किस तरीके से बोलूंगा मैं कि राम ने मुझसे कहा था कि उसे क्या है, बुखार है। यहां राम ने जब बोला था तो मुझे लगाया था, लेकिन जब मैंने अपने डैड को इस बात को बताया तो क्या यूज किया, उसे यूज करके बोला, तब जाकर क्या हो पाई, सही इंफॉर्मेशन मेरे डैड तक जा पाए। इस चीज को ही हमें सीखना है नरेशन में। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को बिना किसी परिवर्तन के अभिव्यक्त कर दे, कोई भी चेंजेस ना करे, तो उसको क्या कहेंगे, हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में राम सेड टू मी आई वर्क हार्ड, यहां पर राम ने मी से कहा
कि मैं क्या करता हूं, अधिक परिश्रम करता हूं। इस चीज को यहां इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया है। डायरेक्ट सेंटेंस के लिखने का तरीका यही है, या डायरेक्ट स्पीच के लिखने का तरीका यही है कि जो स्पीकर और लिसनर के बीच में जो भी बातचीत हुई है, यहां पर स्पीकर कौन है, राम, और लिसनर कौन है, मी, जो भी बातचीत हुई है उसको एक कथन के रूप में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देना ही क्या है, डायरेक्ट सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ता है, पेपर में या एग्जाम में इसका क्या बनाना पड़ता है, इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाते हैं थोड़ा समझेंगे अपन इस चीज को। यहां पर पहले ये सीख लेते हैं, क्योंकि जो भी इसके रूल्स वगैरह बनते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, वैसे तो मैं रूल्स कम ही बताता हूं, लेकिन जो भी इसके रूल्स बनते हैं वो डायरेक्ट सेंटेंस पर बेस्ड ही बनते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस में हमें इसके पार्ट्स को समझना पड़ेगा, क्या क्या पार्ट्स होते हैं डायरेक्ट सेंटेंस में। देखिए, जहां पर रियल स्पीकर और रियल लिसनर का पता चलता है, यानी कि राम से लेकर मे तक की जो बात है यहां पर जो लिखी हुई है, राम सेज टू मी, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम क्या, रिपोर्टिंग स्पीच। यहां पर आप देख पा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं हम, रिपोर्टिंग स्पीच। और यहां पर जो ये से दिया है, ये क्या है, सेज लिखा है यहां पर, सेज टू, ये क्या है, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब है। यहां पर हमेशा एक ही काम होता है, कौन सा काम होता है, कहने वाला। यहां पर यही वर्ड यूज होता है, कहा कहा कहा, यानी कि हमेशा कोई किसी से कुछ ना कुछ कहता है, ये चीज हमें समझनी है। ज्यादातर यहाँ पर बेसिक तौर पे देखा जाए, जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को सीखना स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, तो हमें सेंटेंसेस में मोस्टली यही मिलता है, सेड, है ना, सेड मिलता है, सेज मिलता है, या से टू, बहुत सारे मिलते हैं, यानी कि से के फॉर्म्स मिलते हैं। से अपने आप में क्या है, एक एक्शन है। जैसे से हो गया वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, सेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है इसका, सेड होता है। ठीक है, तो यही हमको यहां पर मिलते हैं। तो यहां पर हमें ये देखना है कि राम से लेकर और मी तक, राम से लेकर मी तक, इस चीज को क्या बोलेंगे हम, इस चीज को हम बोलेंगे डायरेक्ट सेंटेंस में ये कौन सा पार्ट होगा, ये पार्ट होगा रिपोर्टिंग स्पीच का। यहां पर आप देख पा रहोगे रिपोर्टिंग स्पीच का। और जो यहां पर ये सेज है या सेड है, उसको हम बोलेंगे सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट सेंटेंस में यहां पर इसको क्या बोला जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहां से लेकर जहां पर इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है, यानी कि स्पीकर और लिसनर के बीच में जो बातचीत हुई है, वो क्या बातचीत हुई है, उस बातचीत को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाएगा, और उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच। हमें ये याद रखना है कि जहां पर स्पीकर और लिसनर के बीच में जो बातचीत हुई है, उस बातचीत को क्या कहा जाएगा, उस बातचीत को कहा जाएगा डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच। और जहां पर ये पता चले कि स्पीकर कौन है और लिसनर कौन है, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। और यहां पर जो ये सेज है या सेड है, जो ये वर्ब है, इसको क्या कहा जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आती है, तो इसको क्या कहा जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। यहां पर जो राम है वो क्या है, रिपोर्टर है। ठीक है, यहां पर जो सेज लिखा है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो ये मी लिखा है वो क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्यों कहा गया, क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर है। रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट क्या है, कहा किससे जा रहा, एक्शन किस पर हो रहा, एक्शन हो रहा कहने वाला, और किस पर हो रहा है, ये मी पर हो रहा, मी पर होगा, अस पर होगा, बहुत सारे हिम पर होगा, हर पर होगा। तो हमें ये समझना है ये सभी क्या होंगे, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं, रिपोर्टर है हमारा कौन, स्पीकर। रिपोर्टर कौन है हमारा, स्पीकर। अब रिपोर्टिंग वर्ब, वक्ता के द्वारा जिस वर्ब का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कि सेड वगैरह हो गई, या सेज वगैरह हो गई, या से हो गई। अब रिपोर्टिंग स्पीच है क्या, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, उसे क्या कहा जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। क्योंकि ये कहां होती है, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है। क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो इनके बीच में जो बातचीत हुई है, स्पीकर और लिसनर के बीच में जो बातचीत हुई है, उसको लिखा जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है, वक्ता यानी कि स्पीकर, कथन जिससे कह रहा है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। उपरोक्त वाक्य में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कौन है, मी है।
ठीक है। और इस चीज को क्या कहा जाता है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी होती है, जहां पर वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को लिखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, हम उस स्पीच को बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोला जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। ये चीज याद रखनी है हमें कि इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर लिखा होगा उसे क्या कहा जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच कहा जाएगा। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, यहां पर ये बताया गया है। रिपोर्टेड स्पीच है डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, उसे क्या कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। अब हमें क्या करना पड़ता है, ये बात तो हमने समझ ली कि डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या नेम है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ता है, एग्जाम में इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ता है। किसको, डायरेक्ट से हमें क्या बनाना पड़ता है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना पड़ता है। तो इनडायरेक्ट में होता क्या क्या है, बहुत कुछ होता है। इनडायरेक्ट में बहुत सारी चीजें बदल जाती है इनडायरेक्ट बनाते समय। तो अभी एक एग्जाम्पल दिया गया और इनडायरेक्ट को समझाया गया है कि क्या होता है इनडायरेक्ट। यहां पर बताया गया, जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को अपने शब्दों में, मैंने बताया ना कि राम ने मुझसे कहा था कि मुझे बुखार है, लेकिन मैंने क्या किया, अपने शब्दों में चेंज करके अपने पिताजी से जाकर बताया। तो मैंने बोला राम ने मुझसे कहा था कि उसे बुखार है। तो यहां पर मैंने जरूरी परिवर्तन देखो जो मुझको करना चाहिए था तो मैंने किए, जिससे मेरे डैड को सही इंफॉर्मेशन मिले कि आखिर में बुखार था किसको, बुखार था किसको, राम को। ये इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने कुछ चेंजेस किए बोलते समय। तो यही यहां पे लिखा हुआ है, जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को अपने शब्दों में कुछ जरूरी परिवर्तन कर अभिव्यक्त करे, कुछ जरूरी परिवर्तन कर अभिव्यक्त करे, तो वो क्या कहलाता है, उसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच। यहां पर दिया हुआ है, जैसे राम सेज टू मी, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा, की मतलब यहां पर क्या है, दैट है, उसे क्या है, वह अधिक मेहनत करता है। मान लीजिए राम सेज टू मी, राम ने मुझसे कहा कि वह क्या करता है, अधिक मेहनत करता है। क्योंकि डायरेक्ट सेंटेंस में क्या लिखा था, राम सेज टू मी आई वर्क हार्ड, राम ने मुझसे कहा कि वह क्या करता है, अधिक परिश्रम करता है। अब मैं ये चीज अगर अपने डैड को बताऊंगा या अपने फ्रेंड को बताऊंगा या किसी को भी बताऊंगा, तो मैं कैसे बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा कि राम ने मुझसे कहा कि वह क्या करता है, अधिक परिश्रम करता है। कहने का मतलब, अब एक चीज और याद रखनी है, कुछ और चीजें जो हमें समझनी है। जब राम के सामने मैं खड़ा था तो वो टाइम अपने आप में कौन सा टाइम था, प्रेजेंट का टाइम था। अब उसने यहां पर जो बात कही इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जो बातचीत हुई राम और मुझ में, जो मेरे में जो बातचीत हुई, राम ने जो भी मुझसे कहा, उस बातचीत को किस समय की बातचीत हुई, किस समय के बारे में उसने बताया, ये चीज मेंशन नहीं करती। हमें ये चीज समझना है कि जब मैं राम के सामने खड़ा था तब वो अपने आप में टाइम कौन सा था, वो टाइम अपने आप में कौन सा था, प्रेजेंट का टाइम था। लेकिन जब मैंने उसी बात को किसी और से बताया तो वो समय किसमें चेंज हो गया, वो समय चेंज हो गया पास्ट में। अब मेरे लिए जब मैं राम के द्वारा कही गई बात को किसी और से बताऊंगा तो वो बात मेरे लिए क्या होगी, मेरे लिए होगी पास्ट। और मुझे क्या करना पड़ेगा, उस बात को उसके पास्ट फॉर्म में चेंज करके सामने खड़े हुए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तभी तो उसको पता चलेगा कि ये बात अभी की नहीं है, ये बात कब की है, पहले की है। तो आप यहां पर नोटिस कर ही पा रहे होगे, यहां पर लिखा है आई वर्क हार्ड, कौन सा टेंस यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ है। मैं अधिक मेहनत करता हूं या कठिन परिश्रम करता हूं। ठीक है, अब इस बात को जब मैंने किसी और से जाकर बोला, मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है, मैंने उससे जाकर बोला राम सेज टू मी, राम ने मुझसे कहा कि वह अधिक मेहनत करता था। इस तरीके से मैं बताने की कुछ कोशिश करूंगा। यानी कि इसको मैंने क्या किया, यहां पर वर्कड कर दिया, यानी कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा दिया, सेकेंड फॉर्म लगा दिया। यानी कि इसको किस में चेंज कर दिया, पास्ट टेंस में चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि जिससे मैं बता रहा हूं उसको ये तो समझ में आ पाए कि ये बात अभी की नहीं है, ये बात कब की है, पहले की है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें टेंसेस को यहाँ पर, या जो बातचीत हुई है उसको हमेशा किस फॉर्म में रखना पड़ता है, पास्ट फॉर्म में रखना पड़ता है। जब हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पास्ट फॉर्म में नहीं ले जाते, क्योंकि हमने सीखा है टेंसेस में कि कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिनको कभी भी पास्ट फॉर्म में नहीं ले जा सकता। जैसे कि मैंने बोला सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। मान लीजिए राम ने मुझसे कहा होता कि जो है सन है वो क्या होता है, पूर्व दिशा से उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब मैं इस बात को किसी और से जाकर बोलता, तब मैं इस बात को पास्ट फॉर्म में नहीं ले आ सकता था, या इस बात को पास्ट नहीं बना सकता था। क्यों नहीं बना जा सकता था, क्योंकि ये चीज क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको बदला नहीं जा सकता। तो मैं कैसे बोलता, राम ने मुझसे कहा कि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, मतलब
जो अंदर की बात है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो बातचीत हुई है, या जो राम और मुझ में जो बातचीत हुई है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी हुई है, उसमें मैं कोई चेंज नहीं करता, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। इसको हम पास्ट में नहीं ले जा सकते, लेकिन अभी फिलहाल में जो लिखा हुआ है उसको हम पास्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें हमें समझनी थी जो हमने समझी। अब आगे देखते हैं। अब यहां पर मैंने डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के कुछ नियम बताए हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत ही रूल्स वाला चैप्टर है, इसमें बहुत सारे रूल्स की हमें जरूरत पड़ती है और वो रूल्स हमें लगाने पड़ते हैं। वैसे कहा जाए तो रूल वगैरह कुछ होता नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन क्या है, फर्स्ट टाइम अगर हम कभी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं इस चैप्टर को, तो हमें रूल्स की नीड होती है। अगर हम इसको सेकेंड टाइम पढ़ेंगे तो हमें रूल्स की नीड नहीं होगी, बिना रूल्स के भी इसको समझा सकता है। लेकिन अभी जब शुरुआत कर रहे हैं हम इस चैप्टर को पढ़ने की, तो आपको पहली बार फर्स्ट टाइम आपको रूल्स के साथ ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं वो नियम क्या क्या है। यहां पर कुछ नियम बताए गए हैं। ये नियम ने निम्न भागों में बांटे जा सकते हैं। सबसे पहला नियम है कनेक्टिव लगाने का नियम। अब ये कनेक्टिव भाई क्या है? कनेक्टिव क्या है? जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, जब उसको हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उस रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन की आवश्यकता होती है, जिसे कनेक्टिव भी बोला जाता है। यानी कि जोड़ने के लिए हमें कंजक्शन की आवश्यकता होती है। तो हम वो सीखेंगे कि किन कंजक्शंस की आवश्यकता होती है जब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, और कब कौन सा कंजक्शन हमें लगाना चाहिए। देखिए, अगर इन्वर्टेड कॉमास के बाहर और अंदर वाले कथनों को इन्वर्टेड कॉमास हटाकर किसी कनेक्टिव से जोड़ा जाता है। यहां पर यह बताया गया है कि कनेक्टिव लगाने के क्या नियम है। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर और अंदर वाले कथनों को इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर जब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, हटाकर हम किसी कनेक्टिव से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जो चीज मैंने आपको अभी बताई। अब यहां पर क्या होता है, सेकेंड नंबर पे लिखा है, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इस चीज को आप ध्यान देना है, यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का कथन सिंपल सेंटेंस में है, यानी कि शुरुआत किससे हुई है, सेंटेंस के सब्जेक्ट से हुई है, सिंपल सेंटेंस में हो या नेगेटिव सेंटेंस में हो, स्टार्टिंग दोनों की किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है। सेंटेंस में जो एक्शन को करने वाला होता है उससे स्टार्टिंग होती है। अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है या नेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, तो हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तब हम रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है और रिपोर्टेड स्पीच जो होती है, या ऐसा समझ लें कि जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, उनके बीच में जो वो इन्वर्टेड कॉमास वगैरह लगे होते हैं, अभी आपको मैंने बताया था। यहां पर आप देख पा रहोगे, जो ये इन्वर्टेड कॉमास की आपको जगह दिख रही है, इधर पर क्या करते हैं हम, इधर पर ही हम क्या यूज करते हैं, कनेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक है, सी फॉर आप मान लो कनेक्टिव या कंजक्शन, इधर पर ही हम क्या लगाते हैं, कनेक्टिव लगाते हैं। ठीक है, तो यहां की बात बताई जा रही है आपको कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का कथन सिंपल सेंटेंस में हो या नेगेटिव सेंटेंस में हो, तो कनेक्टिव क्या लगाते हैं, कनेक्टिव हम दैट यूज करते हैं। यहां पर अगर सेंटेंस किसमें है, यहां पर अगर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है आप देख पा रहे हो भी सिंपल सेंटेंस है, तो जब हमने इसका क्या बनाया, इनडायरेक्ट बनाया, तो हमने किस कंजक्शन का यूज किया या किस कनेक्टिव का यूज किया, दैट कनेक्टिव का यूज किया। आप देख ही पा रहे हो यहां पर क्या लगाया मैंने, दैट लगाया है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है कि कनेक्टिव कहां लगता है, जहां ये सिंगल और डबल एलिमेंट कॉमा दिए होते हैं, यहां पर इस जगह पर क्या लगता है, कनेक्टिव लगता है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट बनाया तो आप देखो, राम का राम रहा, राम सेज टू मी, राम सेज टू मी का राम सेज टू मी रहा। यहां पर सेज टू मी की जगह होना चाहिए था, वैसे तो क्या टेल्स, यहां पर क्या होना चाहिए था, टेल्स होना चाहिए था। अब ये टेल्स क्यों होना चाहिए था ये हम आगे समझेंगे, लेकिन होना क्या चाहिए था, टेल्स होना चाहिए था। और ये टेल्स हुआ कैसे, ये सेज टू का या सेज टू का चेंज होकर बनाया क्या है, टेल्स बना है। यहां पर सेज टू लिखा है तो हमने क्या किया, टेल्स कर दिया। ठीक है, पूरा का पूरा सेज टू क्या हो गया, टेल्स में चेंज हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये किसकी जगह है, कनेक्टिव लगाने की जगह है। देखिए यहां पर हमने कनेक्टिव लगाया, मी तक हमने सेंटेंस को रखा है वैसे ही, उसके बाद क्या यूज किया है, कनेक्टिव यूज किया है। और यहां पर आई का ही कैसे हुआ, मैंने आपको अभी बताया कि जब हम किसी और से बताएंगे तो कुछ ना कुछ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, जिससे सामने वाले जो व्यक्ति को हम बता रहे हैं किसी की बात को,
उस बात को सही तरीके से हम समझा सकें, इसलिए हमें क्या करने पड़ते हैं, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। और टेंस क्यों चेंज करना पड़ता है ये भी मैंने आपको अभी बताया कि टेंस इसलिए चेंज करना पड़ता है क्योंकि हमें ये बताना पड़ता है सामने वाले को कि ये बात अभी की नहीं है, ये बात कब की है, पहले की है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का मतलब है कि मान लीजिए आपको किसी ने कुछ कहा, आप उसको 1 घंटे बाद या 10 मिनट बाद किसी और को कैसे बताएंगे। अब जब बताएंगे तो वो टाइम आपके लिए क्या हो जाएगा, जिस टाइम वो बात कही गई थी आपसे, वो टाइम आपके लिए उस बात को आपको किस में रखना पड़ेगा, पास्ट टेंस में रखना पड़ेगा। ये चीज हमें समझनी है क्योंकि वो बात कब की हो जाएगी, पास्ट की हो जाएगी, जो आपसे पहले की गई थी। आप उस बात को आप क्या कर रहे हो, सिर्फ दूसरे को बता रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, पास्ट टेंस में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी कुछ चीजें थी। तो ये कनेक्टिव लगाने के रूल्स में क्या बताया गया, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर और अंदर वाले कथनों को इन्वर्टेड कॉमास हटाकर हम क्या करते हैं, कनेक्टिव लगाते हैं। और कनेक्टिव कौन सा लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का कथन अगर सिंपल सेंटेंस में हो या नेगेटिव सेंटेंस में हो, मैं खुद ही ऐड कर रहा हूं, तो हम कौन सा कनेक्टिव लगाते हैं, दैट लगाते हैं। और यहाँ पर 3rd नंबर बताया गया, यदि अंदर का कथन इंपेरेटिव सेंटेंस में हो। इंपेरेटिव सेंटेंस से क्या मतलब होता है, जिनकी स्टार्टिंग, जिनमें सब्जेक्ट ना हो, जिनकी स्टार्टिंग क्रिया के मूल रूप से हो, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो, कह सकते हैं कि एक्शन से ही स्टार्ट हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला ओपन द डोर, जैसे मैंने बोला रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये सब वर्ड्स जो आप, ये सब जो सेंटेंस आपने अभी सुने हैं, इन सेंटेंसेस में एक्शन जो है वो सबसे पहले आ रहा है। ओपन द डोर, इसमें एक्शन क्या है, ओपन। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, इसमें एक्शन क्या है, रिस्पेक्ट। ओपन द विंडोज, इसमें एक्शन क्या है, ओपन। ये सभी जो सेंटेंसेस हैं इनमें क्या हो रहा है, एक्शन को पहले रखा जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट नहीं आ रहा सेंटेंस में, सीधा क्या आ रहा है, एक्शन ही आ रहा है सबसे पहले, क्रिया का मूल रूप, यानी कि एक्शन का वर्ब, एक्शन जो होता है उसका कौन सा फॉर्म आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। वर्ब का कौन सा फॉर्म आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। अगर इनसे स्टार्टिंग हो तो इस टाइप के सेंटेंसेस को क्या बोला जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। और इंपेरेटिव सेंटेंस का हिंदी मीन्स क्या होता है, आज्ञा या आदेश सूचक वाक्य। आपने अगर ऐसा बोला ओपन द डोर, तो कहीं ना कहीं आप या तो किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो, किसी को आदेश दे रहे हो। तो यही चीज हमें समझनी है कि इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे सेंटेंस होते हैं, जिनकी स्टार्टिंग क्रिया के मूल रूप से हो। तो यहां पर उसके बारे में क्या बताया गया है, यदि अंदर का कथन इंपेरेटिव सेंटेंस या आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य में हो तो दैट नहीं लगाते, हम कंजक्शन दैट का यूज नहीं करते। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम कंजक्शन दैट नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, किंतु मुख्य क्रिया से पहले, यानी कि जो मेन वर्ब है, यानी कि मान लीजिए ओपन है, ओपन से ही स्टार्टिंग हुई है, तो उसके जस्ट पहले, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर हम क्या यूज करते हैं, दैट की जगह हम किसका यूज कर देते हैं, दैट की जगह हम टू लगाकर इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। ये चीज हमें समझनी है, दैट की जगह क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। अब आगे देख लेते हैं, यदि अंदर का कथन डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, यानी कहने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ हो। अब देखिए इस चैप्टर को समझने के लिए आपको सबसे पहले किसमें पकड़ बनानी है, आपको पकड़ बनानी है टेंस में। आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से टेंस बनना चाहिए। टेंस में हमें सिखाया जाता है कि सेंटेंस मेकिंग क्या होती है, सिंपल सेंटेंस कैसे होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, ये सब वहां पर हमें सिखाया जाते हैं। तो इस चैप्टर को समझने में बहुत ही आसानी होती है हमें। तो मैं आपको ये पहले सजेस्ट करूंगा कि मेरी इसी चैनल में आपको एक टेंस की वीडियो मिल जाएगी। टेंस की एक मास्टर वीडियो मैंने बनाकर डाली है, एक बार आप उसको जरूर देखें। आप उसको एक बार देख लोगे तो आपको ये चैप्टर, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। तो एक बार उस वीडियो को आप जाकर जरूर देखें। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, हम लोगों ने आपके लिए वो वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को एक बार जाकर जरूर देखें और फिर इस चैप्टर को समझें, तो आपको बेहतर तरीके से ये चैप्टर समझ में आ पाएगा। तो आगे देखते हैं। अब तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है किसकी, रिपोर्टेड स्पीच की, पूरे के पूरे रूल्स किस पर बेस्ड होंगे, पूरे रूल्स तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर 100 में से मैं देखूं तो 80% रूल किस पर बेस्ड होंगे, रिपोर्टेड स्पीच पर बेस्ड होंगे, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगी होगी, अंदर लिखी होगी, उस पर बेस्ड होंगे। उसको हमें देखना पड़ेगा कि आखिर वो किस तरीके से लिखी हुई है या किस तरीके के सेंटेंसेस उसमें आए हैं। अब अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में है, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है किसी सेंटेंस की, तो आप समझ लीजिए वो सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है। मान लीजिए इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, इनसे स्टार्टिंग होती है, तो सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक, यानी कि प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला डू यू ईट फूड, क्या आप खाना खाते हैं, डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हैं, डज योर ब्रदर टेक मिल्क, क्या आपका भाई चाय पीता है या क्या तुम्हारा भाई क्या करता है,
दूध पीता है। इस तरीके के सेंटेंसेस में मैं आपसे क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। आर यू गोइंग टू आगरा, क्या आप आगरा जा रहे हैं। आर यू मेकिंग फूड्स, क्या आप क्या बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में मैं आपसे क्या कर रहा हूं, प्रश्न कर रहा हूं। तो देखिए आप इन सेंटेंसेस को जो मैंने अभी बोले हैं, इनमें किनसे स्टार्टिंग हुई है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हुई है, और उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, फिर क्या आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं, फिर मेन वर्ब के क्या आते हैं, अलग अलग फॉर्म आते हैं। अलग अलग टेंसेज में अलग अलग मेन वर्ब के फॉर्म लगते हैं। अभी आपको थोड़ी देर में ये चीज पता चल जाएगी। और सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। अगर मैं सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करूं तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस को देखो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का जो भी फॉर्म आना होता है वो आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो सबसे पहले क्या आएंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी मेन वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर लगा देंगे हम क्या, क्वेश्चन मार्क। अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करूं तो सबसे पहले क्या आएंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, नॉट, फिर आएगा मेन वर्ब का फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। और एक टाइप होता है जिसका यूज बहुत ज्यादा होता है स्पोकन इंग्लिश में, जब लोगों से हमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करने होते हैं, तब हम फिफ्थ टाइप का यूज करते हैं जो सेंटेंस मेकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है WH वर्ड। जब क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे होती है, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, इनसे होती है। यानी कि जब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब आंसर्स अलग अलग तरीके के आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला व्हाई डू यू ईट फूड, तुम क्यों खाना खाते हो, तब आप क्या बताओगे, रीजन बताओगे कि आप क्यों खाना खाते हो। मैंने बोला व्हेन डू यू ईट फूड, आप कब खाना खाते हो, तब आप बताओगे कि कब खाते हो, यानी कि टाइमिंग बताओगे। हाउ डू यू ईट फूड, तुम खाना कैसे खाते हो, तो आप बताओगे कैसे खाते हो, ठीक है। या हाउ डू यू मेक फूड, तुम खाना कैसे बनाते हो, तो आप बताओगे खाना कैसे बनाते हैं। यहां पर क्वेश्चंस के आंसर्स अलग अलग आएंगे। तो ये जो टाइप होता है वो कहलाता है WH वर्ड। आगे अभी हमें देखने को मिलना है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं अभी कि अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो तो कनेक्टिव क्या लगता है। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो तो वो सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव कहेंगे या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कहेंगे, अगर बीच में कहीं क्या आ रहा है, नॉट भी आ रहा है, ठीक है। तो कनेक्टिव क्या लगाते हैं, तो कनेक्टिव हम डैट नहीं लगाते, यहां पर हम क्या यूज नहीं करते, डैट का यूज नहीं करते, इनडायरेक्ट बनाते हैं। हम कनेक्टिव क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं। मोस्टली किसका यूज होता है, इफ का यूज होता है। इफ ज्यादा यूज होने वाला कनेक्टिव है जब सेंटेंस क्या हो, इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव प्लस क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है। तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, कनेक्टिव जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। अगर हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो अब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो हम इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर ये याद रखना है, जो सिंगल और डबल इन्वर्ट कॉमा जहां लगा रहता है उस जगह पर आपको क्या करना है, कनेक्टिव लगाना है। तो क्या कनेक्टिव लगाना है, इफ लगाना है या वेदर लगाना है, अगर सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है। और उसके बाद सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज करना पड़ता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव से बदलकर किस में चेंज कर देंगे, सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे। अगर मान लीजिए सेंटेंस सिंपल था, पहले से ही सेंटेंस क्या था, सिंपल था, तो हम जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेंटेंस को सिंपल ही रहने देते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव था तो क्या रहने देते हैं, नेगेटिव ही रहने देते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव था तो इंटरोगेटिव के बदले में हम उसको किस में परिवर्तित कर देते हैं, सिंपल में चेंज कर देते हैं। हम इफ लगाएंगे कनेक्टिव, और इफ लगाने के जस्ट या कह सकते हैं के तुरंत बाद हम सेंटेंस का जो पैटर्न है, डायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में लिखा है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम कनेक्टिव इफ लगाकर सेंटेंस को किस में चेंज कर देंगे, सेंटेंस को हम चेंज कर देंगे सिंपल सेंटेंस में। अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस लिखा है तब उसको हम किस में चेंज कर देंगे, नेगेटिव में चेंज कर देंगे। क्योंकि अभी हमने देखा कि सिंपल को सिंपल में करते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव में करते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव को किस में करते हैं, सिंपल में करते हैं। तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव को किस में करेंगे, नेगेटिव में करेंगे। ये चीज हमें समझनी है। अब आगे देख लेते हैं, ठीक है। यदि फिफ्थ नंबर का रूल है, यदि कथन की शुरुआत किससे हुई है, WH वर्ड। जो मैंने आपको बताया कि इनके आंसर्स क्या आते हैं, अलग अलग आते हैं, अलग अलग आते हैं। जैसा क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग क्या दिया जाएगा, आंसर दिया जाएगा, ठीक है। अभी जो मैंने बोला डू यू ईट फूड, तो आप आंसर किस में दोगे, यस या नो में दोगे। लेकिन मैंने बोला व्हाई डू यू ईट फूड, तो आप क्या बताओगे, रीजन बताओगे। तो यही समझना है कि यही क्या है, WH वर्ड है, ठीक है। तो अगर व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ
वाई, whom, whose, which, एटसेट्रा और भी बहुत सारे WH वर्ड है, विथ whom है, फॉर whom है, what टाइम है, since what टाइम है। इनसे अगर स्टार्टिंग हुई हो किसकी, रिपोर्टेड स्पीच की, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगी होती है या अंदर लिखी होती है, उसको क्या कहते हैं हम, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अगर इनसे उसकी स्टार्टिंग हुई हो तब हम कनेक्टिव, कोई और कनेक्टिव का यूज नहीं करते, क्योंकि WH वर्ड खुद अपने आप में क्या रहता है, कनेक्टिव रहता है। तो हम इनको क्या मान लेते हैं, इन्हीं को कनेक्टिव मान लेते हैं। जब हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तब हम इन्हीं को कनेक्टिव मान लेते हैं और क्या कर देते हैं, इनको लगाने के जस्ट बाद हम क्या करते हैं, इनको लगाने के जस्ट बाद हम सेंटेंस का फॉर्मेशन बदल देते हैं। मान लीजिए सेंटेंस क्या है, सबसे पहले ये आए हैं, उसके बाद सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से क्या हुई है, इनके बाद सीधा क्या आ गई है, हेल्पिंग वर्ब आ गई है और बीच में क्या नहीं आया, नॉट नहीं आया। तो आप कह सकते हो कि WH वर्ड प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर हो तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो WH वर्ड को ही क्या मान लेंगे, कंजक्शन मान लेंगे। व्हाट है तो व्हाट ही आ जाएगा, वेयर है तो वेयर ही आ जाएगा, विथ whom है तो विथ whom ही आ जाएगा। ये सब एज इट इज ऐसे ही रख जाएंगे, जैसे हाउ है तो हाउ ही आ जाएगा। और इनके बाद हम क्या करेंगे, सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे। अभी आपने सीखा था कि इंटरोगेटिव होगा तो उसको किस में किया जाएगा, चेंज, सिंपल में किया जाएगा। तो वही चीज है, आपको WH वर्ड को कंजक्शन बना देना है और सेंटेंस का फॉर्मेशन किस में चेंज कर देना है, सिंपल में चेंज कर देना है। मान लीजिए अगर सेंटेंस WH वर्ड प्लस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दिया है, मान लीजिए ऐसा लिखा है, व्हाई डू यू नॉट ईट फूड, व्हाई डू यू नॉट ईट फूड लिखा है, तो इसमें व्हाई सबसे पहले आया है, उसके बाद क्या आया है, डू आया है, उसके बाद क्या आया है, यू आया है, उसके बाद क्या आया है, नॉट आया है। व्हाई डू यू नॉट ईट फूड, और ईट क्या है, वर्ब और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि खाने का काम किस पर हो रहा है, फूड पर हो रहा है, भोजन पर हो रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या कहलाता है, जिस पर एक्शन हो वही ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जो एक्शन होता है उसी को क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं ग्रामर में, या हम कह सकते हैं वो हमारा क्या है, एक्शन है, काम है, जो काम हुआ सेंटेंस में। तो आपने एक चीज नोटिस की, मैंने बोला व्हाई डू यू नॉट ईट फूड, तो इसमें नॉट भी आ रहा। तो कहने का मतलब अगर WH वर्ड हो और साथ में क्या हो, इंटरोगेटिव हो और नेगेटिव हो, यानी कि WH वर्ड प्लस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, तब हम क्या करते हैं, सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है, WH वर्ड तो हम कंजक्शन मान लेते हैं और सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो किस में चेंज कर देते हैं, नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। क्योंकि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव को किस में चेंज किया था, नेगेटिव में, तो WH वर्ड प्लस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव को किस में चेंज करेंगे, नेगेटिव में चेंज करेंगे। ये चीज हमें समझनी है। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई, और इन सब चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का प्रैक्टिस सेट यहां पर आज लगाने वाले हैं उसमें। ठीक है, तो चलिए फिर कुछ चीजें और देखते हैं आगे। अब यहां पर बताया गया है कि प्रोनाउंस क्या होती हैं। प्रोनाउंस पहले ये समझ लेते हैं, प्रोनाउन होती क्या है। प्रोनाउन वो कहलाती है जो नाउन की जगह पर यूज हो। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, और नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब अगर आप हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम के हो, आपको ये दोनों डेफिनेशन जो इनकी होती हैं वो तो आपको पता होंगी कि जो शब्द संज्ञा की जगह पर यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि जो वर्ड्स इंग्लिश के जो वर्ड्स नाउन की जगह पर यूज होते हैं। नाउन क्या होता है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है, जो भी हमें आसपास अपने दिख रहा है उस चीज को हमने क्या दिया, एक नेम दिया है, और वो हमारे लिए अगर एक साथ बोला जाए तो वो सब हमारे लिए क्या है, नाउन्स हैं। जैसे कि आपका खुद का नेम अपने आप में क्या है, एक नाउन है। आप खुद में भी क्या हो, एक नाउन हो। ठीक है, मान लीजिए ये जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूं, ये भी क्या है, इसको मैंने नेम दिया है एक लैपटॉप, तो ये भी क्या है, एक नाउन है। तो इसकी जगह पर मैं इसको कैसे बोल सकता हूं, देखिए यह मेरे पास रखा है, मैंने लैपटॉप नहीं बोला, मैंने क्या बोला, यह मेरे पास रखा है। तो यह मतलब हो गया दिस, तो दिस अपने आप में क्या हो गई, प्रोनाउन हो गई। वैसे ही अगर हमारा कोई फ्रेंड है जो खड़ा है और उसका हमें नाम नहीं लेना है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो वह मेरा दोस्त खड़ा है, तो उसके नेम की जगह मैंने क्या यूज किया, वह यूज किया। तो कहने का मतलब जो ही सी इट नेम में से जो नेम होता है वो क्या होती है, नाउन होती है। बाकी ही सी इट और आई वी दे यू और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस में वो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि यही क्या होते हैं, किसी नाउन की जगह पर यूज हो जाते हैं। तो नाउन की जगह पर जो शब्द यूज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम प्रोनाउन कहते हैं। कहने का मतलब ये था। अब यहां पर बताया गया है कुछ इनके बारे में, वो समझ लेते हैं। प्रोनाउंस पर्सन्स को चेंज करने के रूल्स बताए गए हैं। अब ये क्या है, अभी आपको थोड़ा देर में इस चीज को मैं समझा दूंगा कि आप इनका कैसे यूज करेंगे नरेशन में या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में।
ठीक है, यहां पर बोला गया है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जितने भी पर्सन्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उनको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है, SON के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है, यानी कि सन के। अब ये सब क्या है भाई, ये सब तो नई चीजें आपके लिए, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। यहां पर बताया गया है कि फर्स्ट पर्सन, पहले आप ये समझो कि फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी। अब आपको ये कैसे याद रहेगा कि ये फर्स्ट पर्सन है, देखिए कोई बात जिससे भी स्टार्ट होती है तो जो उस बात को बोलता है वो अपने आप में क्या रहता है, आई रहता है। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, तो मैं अपने आप में क्या हूं, आई हूं। या मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ यहां पर बैठा है और हम दोनों मिलकर आपको समझा रहे हैं, तो हम भी क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन हो गए। यानी कि जिससे कोई बात स्टार्ट होती है वो अपने आप में क्या रहता है, फर्स्ट पर्सन रहता है। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं लड़ने के लिए गए हैं, आपके साथ आप अकेले गए हैं तो आप अपने आप में क्या, आई हैं, और आप अपने फ्रेंड के साथ में गए हैं तो अपने आप में आप क्या हो गए, आप दोनों लोग मिलकर क्या हो गए, वी हो गए। ठीक है, तो इस चीज को हमें समझना है कि कोई बात जिससे भी स्टार्ट होती है, किसी बात को किसी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, तो जिसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है वो अपने आप में क्या रहता है, या तो आई रहता है, या अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो क्या रहते हैं, वी रहते हैं। अब अगर कोई बात बोली जा रही है तो उसको सुनने वाला तो होगा, तो जो उस बात को सुन रहा होगा सामने खड़ा होकर, वो क्या होगा, यू होगा। अब मान लीजिए आप अकेले जा रहे हो किसी को पीटने, या आप अपने फ्रेंड के साथ किसी को फ्रेंड को लेकर जा रहे हो किसी को पीटने, तो जो पिटेगा वो क्या होगा, अपने आप में यू होगा या योर होगा। तो कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन आई वी होते हैं और सेकेंड पर्सन कौन से होते हैं, यू और योर। ठीक है, जिनके लिए एक्शन हो रहा, पीटने वाला एक्शन कौन कर रहा, आई कर रहा। किसको पीट रहा, सामने खड़े व्यक्ति को पीट रहा, तो वो अपने आप में आई के अकॉर्डिंग क्या होगा, यू होगा। आई के अकॉर्डिंग, अगर आई के अनुसार देखा जाए तो सामने खड़ा व्यक्ति उसके लिए क्या होगा, यू होगा। तो कहने का मतलब, मान लीजिए मैं अभी पढ़ा रहा हूं और आप सभी लोग मेरी बातों को सुन रहे हो, तो आप क्या हो गए, सेकेंड पर्सन हो गए। यू और योर कौन से पर्सन होते हैं, सेकेंड पर्सन होते हैं। आई और वी कौन से पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन। अब मान लीजिए आप मेरी बातों को सुन रहे हो, तो मेरी बातों को कौन सुन रहा है, आप सुन रहे हो, और मैं आपको ही सुनाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मैं अपने आप में आई हूं, यानी कि फर्स्ट पर्सन हूं, बात मेरे द्वारा स्टार्ट हुई, पहला आदमी मैं हूं। सेकंड आदमी कौन है, सेकंड आदमी आप हो, आप मेरी बातों को सुन रहे हो। लेकिन मान लीजिए आप तो बैठकर पढ़ रहे हो और शायद कोई तीसरा व्यक्ति भी आपकी, जो मैं आपको बोल रहा हूं और आप मेरी बात को सुन रहे हो, उस बात को कोई तीसरा व्यक्ति भी देख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए लड़ाइयां होती है कभी कभी मूवीज में, तो क्या करते हैं, एक हीरो मान रहा होता है, किसी को पिटाई कर रहा होता है कोई हीरो, तो वो अपने आप में हीरो क्या है, अपने आप में वो आई है। जिसको पीट रहा है वो क्या है, अपने आप में यू है या योर है। किसके अकॉर्डिंग, जो पीट रहा है, यानी कि आई और वी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ऑडियंस क्या है, हम लोग क्या है, मजे ले रहे हैं, तो हम लोग क्या है, अपने आप में ही सी इट नेम अदर पर्सन है। अदर पर्सन से मतलब है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ही सी इट नेम या दे। ठीक है, कोई व्यक्ति हो सकता है जिसका कोई नाम हो सकता है। ठीक है, और ही सी इट नेम अगर हमें बोल रहा है कि वह देखो मेरे और तुम्हारे जो बीच बातचीत हो रही है उसको वह सुन रहा है, तो तीसरा व्यक्ति है वह, यानी कि थर्ड पर्सन है, उसका अपने बीच में कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ अपनी बातों को कह रहा है, सुन रहा है, मजे ले रहा है। तो थर्ड पर्सन कौन से हो गए, तीसरे व्यक्ति कौन से हो गए, ही सी इट दे और नेम हो गया कोई। ठीक है, तो अब हमें ये समझना है कि ये बात तो हमें आ गई समझ में कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं। अब ये भी समझना है ये प्रोनाउंस है, क्योंकि यही तो क्या होती है, किसी नाउन की जगह पर यूज होती है। अगर इसमें नेम को छोड़ दिया जाए तो ये सभी क्या है, प्रोनाउन है, जो किसी नाउन की जगह पर क्या होती है, यूज होती है। ठीक है, तो इस चीज को हमें समझना है कि अगर ये प्रोनाउन है, तो अगर मैंने बोला मेरा नाम दीपांश पांडे है, ठीक है, मैं अपने आप में आई यूज कर रहा हूं, आई एम अ दीपांश पांडे, तो आई लगा रहा हूं मैं अपने नेम की जगह पर, मैं अपने आप को आई बोलकर क्या कर रहा हूं, आपको पेश कर रहा हूं, अपने आप को क्या कर रहा हूं, आपके सामने अपना नेम बताने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आई यूज कर रहा हूं कि मैं जो हूं, मेरा नाम क्या है, दीपांश पांडे है। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा समझो कि अगर आई है, ठीक है, मेरा नाम क्या है, दीपांश पांडे, अब मैं क्या करूं, अब मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो एज अ टीचर पढ़ा रहा हूं। ठीक है,
आपके साथ अगर मैं घूमूंगा फिरूंगा तो एज अ फ्रेंड घूमूंगा फिरूंगा, ठीक है। आपके साथ मैं अगर मान लीजिए मैं किसी की शादी में जा रहा हूं तो मैं कैसे कपड़े पहन के जाऊंगा, मैं शादी वाले कपड़े पहन के जाऊंगा जैसे शादी में पहने जाते हैं। अगर मान लीजिए मैं कहीं पिकनिक मनाने जा रहा हूं तो जैसे पहनते हैं नॉर्मल कपड़े वैसे पहन के जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं घर में हूं अपने रूम में तो मैं क्या करूंगा, मैं घर वाले कपड़े पहनूंगा। लेकिन रहूंगा तो मैं कौन, रहूंगा तो मैं दीपांश पांडे ही ना, जो मेरा नाम है वही रहूंगा ना, मैं बदलूंगा तो नहीं। आप कुछ और तो कहने नहीं लगोगे कि कहीं अदर जगह मुझे देखोगे अदर प्लेस में तो आप बोलोगे नहीं ये तो दीपांश पांडे ये कोई और है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाहता हूं। कहने का मतलब कि आई भी तो फर्स्ट पर्सन होते हैं, लेकिन आई के और भी रूप हैं और भी अलग अलग उसके चेहरे हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कि आई का क्या होता है, मी होता है, तो मी भी क्या हो गया अपने आप में फर्स्ट पर्सन हो गया, नाम तो एक ही रहेगा ना। मी अलग अलग जगह पर उसको अलग अलग क्या करने पड़ते हैं, सेंटेंस में रोल अदा करने पड़ते हैं। कभी उसको आई बनकर रहना पड़ता है तो कभी उसको मी बनकर रहना पड़ता है तो कभी उसको माई बनकर रहना पड़ता है। वैसे ही कभी वी को अस बनकर रहना पड़ता है तो कभी अवर बनकर रहना पड़ता है। लेकिन वो रहेगा कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। वैसे ही यू योर है, वैसे ही ही सी इट नेम है, कभी ही को हिम बनकर रहना पड़ता है तो कभी हिज बनकर रहना पड़ता है। लेकिन रहेगा तो कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। कभी सी को हर बनकर रहना पड़ता है तो रहेगा कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। कभी दे को दैम बनकर रहना पड़ता है सेंटेंस में, कभी देयर बनकर रहना पड़ता है, लेकिन रहेगा तो कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। इस चीज को हमें समझना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं और किस किस तरीके से हम उनको समझ सकते हैं। ये चीज हमें समझनी थी तो मैंने आपको समझाई। आई होप कि आपको समझ में आई होगी मेरी बात, ठीक है। अब यहां पर ये SON क्या है, एस से मतलब है सब्जेक्ट, ओ से मतलब है ऑब्जेक्ट और एन से मतलब है नो चेंज। यहां पर आपको दिख ही रहा होगा SON से क्या मतलब है, एस से मतलब है सब्जेक्ट, ओ से मतलब है ऑब्जेक्ट और एन से मतलब है नो चेंज। अब ये SO किसके लिए है, यहां पर आप देखो कि SON किसके लिए, SON जो है वो किसके लिए है, वो है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कह सकते हैं या रिपोर्टिंग स्पीच कह सकते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में क्या आता है, SON आता है। SON से क्या मतलब है, एन तो नहीं आता है लेकिन एस और ओ आता है। एस क्या है, एस है स्पीकर, जो डायरेक्ट सेंटेंस में रियल स्पीकर रहता है। जैसे कि अभी आपने सेंटेंस देखा था, राम था उसमें स्पीकर और ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट था मी। तो जो मी है वो क्या था, ऑब्जेक्ट था और जो राम था वो क्या था, सब्जेक्ट था। तो इन्हीं की बात हो रही है यहां पर कि जो रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्या बोला गया है, यहां पर एस बोला गया और क्या बोला गया, ओ बोला गया। अब ये एन क्या है, इसको हम बाद में समझेंगे। अभी आप समझो कि SON एक रूल है, एक यहां पर मैंने बताया है चीजों को आसान तरीके से समझाने के लिए आपको। और ये 1 2 3 क्या है, ये 1 2 3 जो लिखा है यही है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो यहां पर मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये वही है, ठीक है। और ये कहां का पार्ट है, 1 2 3 कहां का पार्ट है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कहां का पार्ट है, थर्ड पर्सन कहां का पार्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट। जो इन्वर्टेड कॉमास के क्या होती है, अंदर लिखी होती है, वहां पर जो प्रोनाउन होती है उनका पार्ट है। कहीं कभी कभी फर्स्ट पर्सन आएगा, कभी सेकंड पर्सन आएगा, कभी थर्ड पर्सन आएगा, कभी आई भी आएगा यानी कि फर्स्ट पर्सन, कभी यू योर होगा, कभी क्या होगा सब्जेक्ट, कभी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जो होती है जहां पर वक्ता के द्वारा कहे हुए कथन का पता चलता है। उसमें जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है उसमें ये देखना पड़ता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है कि जो कहने का मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब से अच्छा हम ये समझें कि वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होती है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होती है। यहां पर अगर हम वर्ब से अच्छा क्या समझे, इसको रिपोर्टिंग स्पीच समझे तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, ठीक है। इस चीज को आप दिमाग से निकालो। फिलहाल में अभी आपको याद रखना है रिपोर्टिंग स्पीच। ये जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है आपको याद रखना है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। यहां पर बोला गया है फर्स्ट का चेंज किसमें होना है, एस में। एस फॉर क्या होता है, सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। यानी कि अगर कभी ही सी इट नेम
या दे दिया हो तो आपको ही से नेम दे में कोई चेंज नहीं करना है। इनडायरेक्ट बनाते समय आपको ही लिखा हो तो ही रख देना है, सी लिखा हो तो सी रख देना है, इट लिखा हो तो इट रख देना है। लेकिन अगर सेकंड पर्सन है, यू या योर है, तो वो चेंज होगा। और किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जो रिपोर्टिंग स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो स्पीच होगी और उसमें अगर ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम किसको चेंज करेंगे? सेंटेंस में अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें जो ऑब्जेक्ट है और जो रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन दिया हो, सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है। यहां पर आपको दिख भी रहा होगा, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन को हमें चेंज नहीं करना है। तो ये सब कुछ बातें थी। इस फॉर्मूले को आप याद रखें, ये सन का फॉर्मूला है, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आगे, हमेशा हेल्प करेगा कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। आसानी से आपको याद रहेगा क्योंकि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है आगे। अभी आप समझ जाओगे, आप अपने आप खुद ही समझ जाओगे कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए कुछ चीजें और आगे देखते हैं। अब यहां पर आगे बताया गया है मुख्य क्रिया के टेंस में परिवर्तन के नियम, कुछ चेंजेस बताए गए हैं। मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब, यानी कि सेड या सेज, जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सेज या सेड रहता है, जो आपको मैंने बताया था अभी शुरू में कि जो ये सेज या सेड रहता है, इसमें चेंज करने के यहाँ पर क्या बताए गए? नियम बताए गए। इसके भी कुछ नियम है जो हमें समझने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहला नियम क्या है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रयुक्त सभी प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल की क्रियाओं को उसी रूप में पास्ट टेंस में क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। कब कर देते हैं चेंज? ये चीज समझना है। जब क्या दिया हो? जब दिया हो सेड, सेड दिया हो, यानी कि सेज ना दिया हो, क्या दिया हो? सेड दिया हो या सेड टू दिया हो, ये चीज समझना है। सेड हो या सेड टू हो, क्या हो? सेड हो या सेड टू हो, तब ये चीज आपको अप्लाई करनी है जो यहां पर लिखी है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रयुक्त सभी प्रेजेंट टेंस की क्रियाओं को, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर प्रेजेंट टेंस की जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्जुगेशन, इनमें जो भी हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं उनको हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे उनके पास्ट फॉर्म में। मान लीजिए इज़ लिखा है तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? वॉज वर लिखेंगे। मान लीजिए हैज हैव लिखा है तो क्या करेंगे? हम हैड कर देंगे। कब करेंगे? ये चीज याद रखना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको बताई थी क्या होती है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड हो या सेड टू दिया हो तब ऐसा करना है, ठीक है। अब यहां पर बोला गया है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्रियाओं के टेंस में परिवर्तन तभी किए जाते हैं जब बाहर की क्रिया पास्ट टेंस में हो, यानी कि सेड दिया हो। सेड क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और सेड अगर लग रहा है तो उसका कहने का मतलब क्या है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लग रहा है। वर्ब का सेकंड फॉर्म किस टेंस में लगता है? पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। केवल और केवल एक ही टेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, एक्शन का सेकंड फॉर्म यूज होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। वो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल सेंटेंस के साथ सीधा सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाता है। किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में। पहले भी आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, इसलिए यहां पर मैंने आपसे बोला है कि आपको टेंस का बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन से वर्ब के फॉर्म लगते हैं, प्रेजेंट टेंस कैसा होता है, पास्ट कैसा होता है, फ्यूचर कैसा होता है, उनके सब टाइप्स जो बताए गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये सब कैसे होते हैं। तो एक बार आप जरूर मेरी बात को मान लीजिए और टेंस की वीडियो आप देखिए। जब तक आप टेंस की वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको मैं उतने बेहतर तरीके से अपनी बातों को समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। फिर भी आप समझने की कोशिश करें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बातें मेरी समझ में आ पाए जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्रियाओं के टेंस में परिवर्तन तभी किए जाते हैं जब बाहर की क्रिया पास्ट टेंस में हो, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में हो, यानी कि सेड हो या सेड टू, जो मैंने यहां पर लिखा है ऊपर, सेड हो या सेड टू हो, ठीक है। यदि बाहर की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये किसके हैं? मुख्य क्रिया, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है उसके लिए नियम बनाए गए हैं कुछ। अगर से दिया है या सेज दिया है, से दिया है या सेज दिया है, या विल से दिया है या सेल से दिया है, तो हम
जो हमारा टेंस है किसका, रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। कहने का मतलब अगर इज एम आर है तो इज एम आर ही रहेगा, वॉज वर है तो वॉज वर ही रहेगा, हम कुछ भी नहीं चेंज करेंगे। हम हेल्पिंग वर्ब में चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में चेंज करने का मतलब ही होता है टेंस को चेंज करना। हेल्पिंग वर्ब और साथ में क्या लगते हैं, टेंसेस में, अलग अलग टेंसेस में अलग अलग वर्ब के फॉर्म्स अप्लाई होते हैं। तो आप हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं कर रहे हो तो आप वर्ब का फॉर्म भी चेंज नहीं करोगे। कहने का मतलब आपको टेंस चेंज ना करने के लिए कब बोला गया है, जब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस दिया गया हो, कहां पर, रिपोर्टिंग स्पीच में। वहां पर जो से या सेज लिखा हो या विल से या सेल से लिखा हो तब आपको टेंस में चेंज नहीं करना है। कहां पर, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी हुई है। पूरा चल रहा है, इन दोनों का हमें कनेक्शन समझना है कि रिपोर्टेड स्पीच एक ही नियम है जो काम करता है किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग। कौन सा नियम, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने का नियम। कहां के हेल्पिंग वर्ब को, रिपोर्टेड स्पीच के हेल्पिंग वर्ब को, कि इज एम आर का वॉज वर्ब कब होगा, या वॉज वर्ब का हैड बीन कब होगा, या डू डस का वर्ब का सेकंड फॉर्म में कब चेंज करेंगे, या डू डस का डिड में कब चेंज करेंगे। ये सब चीजें कब काम करती हैं, जब सेड दिया हो। अगर सेड नहीं दिया हो तो आपको कुछ चेंज नहीं करना। जो हेल्पिंग वर्ब लिखी है, जिस टेंस में वो सेंटेंस लिखा है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, उसको उसी में रहने देना है। आपको टेंस चेंज नहीं करना है। बस प्रोनाउन चेंज होगी। प्रोनाउन को चेंज करने के नियम नहीं बोलेंगे, प्रोनाउन को चेंज नहीं करना। प्रोनाउन होगी चेंज। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा। अगर ही सी इट नेम दिया है तो उसको एज इट इज लिख देंगे हम, ठीक है। थर्ड नियम बताया गया है यहां पर, हमें इस बात का ध्यान रखना है, या हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बाहर की क्रिया के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, किंतु सेड के स्थान पर भाव के अनुसार क्या कर देते हैं, टोल्ड कर देते हैं, आस्क्ड कर देते हैं, या इंक्वायर्ड कर देते हैं। टोल्ड कब करते हैं, टोल्ड जब करते हैं जब सेड दिया हो, सेड टू दिया हो। क्या दिया हो, सेड टू दिया हो। टोल्ड कब करते हैं, जब क्या दिया हो, सेड टू दिया हो। तभी हम किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। और टोल्ड में कब चेंज करते हैं ये भी समझना है हमें। टोल्ड में कब चेंज होगा, और आस्क्ड में कब चेंज होगा, और इंक्वायर्ड में कब चेंज होगा, ये थोड़ा सा बात हमें समझनी है। टोल्ड में जब चेंज होगा जब रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्पीच लिखी है, अगर वो सिंपल है या नेगेटिव सेंटेंस में है, तो हम सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। आपको ये समझना है कि ये टोल्ड कब बनेगा, जब डायरेक्ट सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच में क्या हो, सेंटेंस सिंपल हो या क्या हो, नेगेटिव हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्ट सेंटेंस में क्या हो, सेंटेंस सिंपल हो या किसमें हो, नेगेटिव में हो, तब आपको क्या करना है, सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है। अब आस्क्ड में कब चेंज होगा, जब रिपोर्टेड स्पीच किस में लिखी हो, रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव में लिखी हो, इंटरोगेटिव प्लस किस में लिखी हो, नेगेटिव में लिखी हो, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में लिखी हो, या WH वर्ड से स्टार्टिंग हुई हो। कहने का मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंस, क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, तब क्या करना है आपको, तब आपको आस्क्ड में चेंज करना है। किसको, सेड को या सेड टू को। तब किस में चेंज करना है, आस्क्ड में चेंज करना है, सेड या सेड टू को। ये चीज आपको याद रखनी है कि सेड या सेड टू का चेंज कब होना है, आस्क्ड में, जब क्या हो, रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव हो, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, या WH वर्ड हो, ठीक है। अब इंक्वायर्ड में कब चेंज करेंगे, जब हमें रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा फील होगा पढ़ने पर कि इंक्वायरी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, तब हम क्या करेंगे, सेड टू का इंक्वायर्ड कर देंगे। अब एक चीज समझनी है, सेड अपने आप में क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वैसे ही आस्क्ड भी क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जैसे आपने अभी मैंने आपको बताया था कि अगर से है तो से का क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस किसमें, रिपोर्टेड स्पीच का सिंपल सेंटेंस में या नेगेटिव सेंटेंस में, तो से का से रखेंगे। लेकिन से टू किसमें चेंज होगा, टेल में चेंज होगा। क्यों होगा, से वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और टेल वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो से टू किसमें चेंज हुआ, टेल में चेंज हुआ। जैसे यहां पर बताया गया है कि से टू का किसमें चेंज होना है, टोल्ड में चेंज होना है। वैसे ही हमें यह समझना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस का भाव प्रश्न का है, क्वेश्चन का है, तब हम किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। कब, जब सेड टू दिया हो, क्या दिया हो, सेड टू दिया हो या सेड दिया हो, तब क्या चेंज कर देंगे, उसको हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे। आस्क्ड अपने आप में क्या, वर्ब का
का सेकेंड फॉर्म है, और सेड या सेड टू भी क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म इंटू सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म इंटू फर्स्ट फॉर्म, और एसएएस फॉर्म इंटू एसएएस फॉर्म। कहने का मतलब क्या है, अगर सेज दिया है या सेज टू दिया है, सेज दिया है SAYS दिया है, ऑब्लिक SAYS टू दिया है, सेज टू दिया है, तो उसको किस में चेंज करेंगे, सेज टू चेंज होगा टेल्स में, उसमें भी लग जाएगा क्या एस, टेल में क्या लग जाएगा एस। तो टेल्स कब, जब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस में हो, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस में हो, सिंपल या नेगेटिव में हो। और वैसे ही अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस में है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव है, प्रश्न का भाव आ रहा है, तब हम किस में चेंज करेंगे, सेज का या सेज टू का किस में चेंज करेंगे, आस्क में चेंज करेंगे, ASKS में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, ASKS में। ये सब बातें आपको दिमाग में रखनी है, इनको अपन अप्लाई करने वाले हैं अभी सेंटेंस में कुछ ही देर में। एक और चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, टेंस चेंज करना, कि भाई एसएमआर का वॉच बार होता कैसे, ये चीज समझेंगे अभी हम। अब यहां पर बताया गया है कुछ अन्य परिवर्तन। कैसे अन्य परिवर्तन, देखिए यहां पर बोला गया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रयुक्त, जैसे कि मान लीजिए कभी दिस लिखा हो, दीज लिखा हो, हेयर लिखा हो, नाउ लिखा हो, एगो, टुडे, टुमारो, यस्टरडे को क्रमशः किस में बदल देते हैं, दिस को बदल देते हैं, दैट में, दीज को बदल देते हैं, दोज में। ये सब चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूं कुछ ही देर में। अभी आप ये समझो कि ये चार्ट जो बनी है इसका क्या यूज है। देखिए ये चार्ट कब काम करेगी, ये चार्ट जब काम करेगी जब क्या लिखा होगा, सेड होगा या क्या दिया होगा, सेड टू होगा। कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट में रिपोर्टिंग स्पीच होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में। जब सेड होगा या सेड टू दिया होगा तब हम क्या करेंगे, इस चार्ट का यूज हमारे लिए होगा। कब होगा, जब सेड होगा या सेड टू होगा। ये चीज याद रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, सेड होगा या सेड टू होगा। कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट में होगी कौन, रिपोर्टिंग स्पीच। तब इस चार्ट का आपको इस्तेमाल करना है। तब आपको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करना है। टेंस में चेंज कैसे होगा देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे ये हेल्पिंग वर्ब लगती है सिंपल सेंटेंस के साथ, और कैसे लगती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अप्लाई होती है। ऐसे इसका यूज सिंपल सेंटेंस के साथ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अप्लाई होती है। ठीक है, या वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। जब देखिए ऐसे इसका यूज कब होता है, आपको नॉलेज के लिए बता दूं, ऐसे इसका यूज जब होता है जब सिंपल सेंटेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो। जैसे कि मान लीजिए ही गोज टू मार्केट। अब ही क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, ही एक की बात कर रहा, तो ही के साथ क्या किया हमने, गो में ऐसे इस लगाई, तो गो का क्या बना, गोज बना, ही गोज टू मार्केट। क्योंकि सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर था, सब्जेक्ट ही था। लेकिन उसी की जगह मैंने बोला कि मैं बाजार जाता हूं तो आई गो टू मार्केट। आई अपने आप में क्या है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो हमने सीधा क्या कर दिया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर दिया। तो वही ये बताया गया है यहाँ पर कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ये सिंपल सेंटेंस के साथ यूज होना है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी सिंपल सेंटेंस के साथ यूज होना है। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है कब यूज होना है, जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो तो केवल वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ऐसे इसका यूज नहीं होगा चाहे वो सेंटेंस सिंपल ही क्यों ना हो। लेकिन अगर सेंटेंस सिंपल है और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो ऐसे इसका यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये चीज मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दी। ठीक है, और डू और डज का यूज यहाँ पर कब करते हैं, जब सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है नेगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है। इंटरोगेटिव के कोई भी फॉर्म में हो, इंटरोगेटिव हो, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, या WH वर्ड हो, तब कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, डू डज लगती है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, सेकंड फॉर्म लगता है सिंपल सेंटेंस के साथ। और नेगेटिव सेंटेंस है डिड प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म लगने लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगने लगता है, जो कि WH वर्ड तक लगती चली जाती है। नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH वर्ड सब में क्या लगेगी, डिड लगेगी, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, विल और शैल हेल्पिंग वर्ब होती है। ये चार्ट मैंने आपको जो बना के दी है ये आप मेरी टेंस की वीडियो में भी देख सकते हैं, और मैं इसी चार्ट के हेल्प से टेंस सिखाता हूं, वॉइस सिखाता हूं और नरेशन सिखाता हूं। तो आप तीनों चैप्टर एक चार्ट की दम पर सीख सकते हैं। इसलिए आप पहले टेंस की वीडियो देखें और फिर उसके बाद मेरी वॉइस की वीडियो देखें। मैंने वॉइस की भी वीडियो डाली है, पूरे कंप्लीट वॉइस बताया मैंने। अब वहां जाकर अपने वॉइस को सीख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने वॉइस की
एक प्लेलिस्ट बनाई है, वॉइस जो होता है हमारा, उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसको देखें। आप अपने वॉइस के भी जितने भी डाउट हैं कैसे बनाते हैं एक्टिव से पैसिव, वो सारे क्लियर कर लेंगे। टेंस की वीडियो में आप ये सारा सेंटेंस का जो सेंटेंस मेकिंग का जो सारा फंडा है कि सेंटेंस मेकिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आप टेंस में सीख जाएंगे। आप टेंस में इस चार्ट को बनाना भी सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो एक बार आप टेंस की वीडियो, वॉइस की वीडियो जरूर देखें, आपको बेहतर तरीके से ये वीडियो समझ में आएगी। मैं ये चीज आपसे बार बार बोल रहा हूं, इस चीज पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस में यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ब कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, एसएमआर लगती है। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस वर्ब की वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है एनजी। आप ऐसा याद रख सकते हो, कॉन्टिन्यूअस वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, आईएनजी फॉर्म लगता है। चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। वर्ब का आईएनजी फॉर्म से क्या मतलब है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना ही वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, आईएनजी फॉर्म होता है। इसे बेसिकली कौन सा फॉर्म कहते हैं, फोर्थ फॉर्म कहते हैं। जैसे मैंने बोला ईट मतलब खाना, तो इसका फोर्थ फॉर्म क्या होगा, ईटिंग, और इसी फॉर्म को आईएनजी फॉर्म मैंने बोला है। फोर्थ फॉर्म कैसे बनता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है फोर्थ फॉर्म, ठीक है। जैसे कि ईट का ईटिंग, रन का रनिंग, मेक का मेकिंग, कुक का कुकिंग, टेक का टेकिंग, प्ले का प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म लगाकर फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो मैं आपसे ये बता रहा हूं कि कॉन्टिन्यूअस वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, आईएनजी। चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है, ये चीज आपको याद रखनी है। वैसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखें तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहां पर समझो आप कि जो परफेक्ट होता है वो किस नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे कौन आ रहा है, ये आ रहा है। सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस। थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है, परफेक्ट। और फोर्थ नंबर पे कौन आ रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको याद रखना है परफेक्ट किस नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पर आता है। हर टेंस का तीसरा सब टाइप कौन सा होता है, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ये तीनों टेंसेस के तीसरे क्या है, सब टाइप है, थर्ड नंबर के सब टाइप है। तो थर्ड नंबर के सब टाइप में थर्ड फॉर्म चलता है, यानी कि 3 और 3। इसका क्या मतलब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट नहीं वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट नहीं वर्ब का थर्ड फॉर्म और फ्यूचर परफेक्ट नहीं वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये क्या है, एक चार्ट है जो आपको समझने है कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको घर में बनाने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और आप इसको अगर बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी टेंस की वीडियो एक बार जरूर देखें, वहां पर मैंने बहुत ही ट्रिकी फॉर्म में इसको बनाना सिखाया है। आप आसानी से बनाना सीख लेंगे और आपको मात्र 15 मिनट के अंदर ये चार्ट हमेशा के लिए याद हो जाएगी। कभी भी आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन से वर्ब के फॉर्म लगते हैं। एक बार उस चार्ट को आप जाकर जरूर देखें, उस वीडियो को आप जाकर एक बार जरूर देखें, ठीक है। अब यहां पर आप समझ लो कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो किसमें चेंज होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने पर पास्ट इंडेफिनिट में। कब, जब सेड हो या सेड टू दिया हो। बार बार इस चीज को मैं बोल रहा हूं, अगर इज़ेमार लिखा है तो किसमें चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा। कब, जब सेड हो या सेड टू हो। और ये किसके लिए है, ये है रिपोर्टेड स्पीच के लिए। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी टेंस है उसका हमें कैसे चेंज करना है यहां पर ये बताया गया। अगर इज़ेमार है तो वॉज वर्ब हो जाएगा, अगर हैज है तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। और वर्ब को कौन सा फॉर्म लगने लगेगा, थर्ड फॉर्म लगने लगेगा। अगर हैज बीन और हैव बीन है तो क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। वर्ब को कौन सा फॉर्म लगने लगेगा, आईएनजी फॉर्म लगने लगेगा। वैसे ही अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस लिखा हो, रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो, पास्ट इंडेफिनिट में हो, तब किसमें चेंज करेंगे, उसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट को किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को किसमें चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहां पर आप देख पा रहे ये मैंने एरो के निशान बनाए हैं, एरो से समझ सकते हो कि पास्ट इंडेफिनिट में अगर मान लीजिए डिड वगैरह आया है तो या सेकंड फॉर्म आया है तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो आप किसमें चेंज करोगे, उसको हैड में चेंज करोगे और वर्ब को कौन सा फॉर्म लगाओगे, थर्ड फॉर्म लगाओगे। अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच वॉज वर लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में और वर्ब को कौन सा फॉर्म लगा है, आईएनजी, तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करोगे, हैड बीन करोगे और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाओगे, आईएनजी फॉर्म लगाओगे। ये कब करना है आपको, जब सेड दिया हो, कहां पर, रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है जो मैंने आपको बताई थी वो सेड हो या सेड टू हो। कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट में हो,
कौन? रिपोर्टिंग स्पीच किस में हो? पास्ट इंडेफिनिट में हो। और वो पास्ट इंडेफिनिट में कब होगी? जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू हो, तभी ये चार्ट क्या करेगी? काम करेगी। अन्यथा आपको टेंस में चेंज करना ही नहीं है। मैंने आपको बोला से हो, सेज हो, विल से हो, सेल से हो, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। इज एम आर है तो इज एम आर ही रखेंगे, वॉज भर है तो वॉज भर ही रखेंगे, हैज हैव है तो हैज हैव ही रखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। अब अगर विल सेल की बात करूं तो डायरेक्ट में विल सेल लगेगा, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? विल का वुड और सेल का शुड। विल और सेल किस में चेंज हो जाएगा? वुड और शुड में चेंज हो जाएगा। तो वैसे ही विल भी और सेल भी किस में चेंज होगा? वुड भी और शुड भी में। विल हैव और सेल हैव किस में चेंज होगा? वुड हैव और शुड हैव में। ये तो बहुत इजी था। विल हैव बीन और सेल हैव बीन किस में चेंज होगा? वुड हैव बीन और शुड हैव बीन में। बहुत आसानी से मैंने आपको ये चार्ट समझाई। आई होप कि आपको ये चार्ट समझ में आई होगी। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के पहले आपको एक छोटी सी और चीज समझनी है। यहां पर आपको यह समझना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कुछ और भी परिवर्तन है जो आपको देखने हैं। कौन से परिवर्तन है? जैसे कि नाउ का क्या हो जाता है? देन हो जाता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। दिस का क्या हो जाता है? दैट हो जाता है। दोस का हो जाता है दिस का हो जाता है दोस। हाइदर का क्या हो जाता है? थाइदर हो जाता है। हीदर का क्या हो जाता है? थीदर हो जाता है। हेयर का हो जाता है देयर। कम का हो जाता है गो। एगो का बिफोर। सेल का शुड। विल का वुड। मे का माइट होता है। कैन का कुड होता है। ठीक है। टुमारो का क्या होता है? टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे। टुडे का क्या होता है? टुडे का होता है दैट डे। मे का क्या होता है? माइट होता है। टुमारो का क्या होता है? द नेक्स्ट डे। यस्टरडे का क्या होता है? द प्रीवियस डे। लास्ट नाइट का क्या होता है? द प्रीवियस नाइट। और नेक्स्ट वीक ईयर यानी कि नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ का क्या होता है? द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग मंथ। इस तरीके से क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। और ये होते हैं चेंज, इनका चेंज करना है। जो अभी आपको टेंचर बताई वो अप्लाई कब होगी? वो है केवल टेंस की टेंस चेंज करने के लिए, हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करने के लिए, हेल्पिंग वर्ब्स को प्रेजेंट से क्या बनाने के लिए? पास्ट बनाने के लिए। लेकिन वो कब काम करती है चार्ट? जब क्या दिया होता है? सेड दिया होता है या सेड टू दिया होता है। लेकिन ये चीज आपको करनी ही करनी है, चाहे सेज हो, चाहे ना हो, चाहे सेड हो, ये आपको चेंज करना ही करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। प्रोनाउन और उनके केस का भी काम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए प्रोनाउन को हमें समझना है। जो मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन अलग अलग तरीके से सेंटेंस में यूज होती हैं। कभी आई यूज होता है तो कभी मी यूज होता है। आपको याद रखना है कि प्रोनाउन और उनके केसेस को थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रोनाउन उनके केसेस क्या होते हैं। देखिए जो हमारी प्रोनाउंस होती हैं वो ऐसे डिवाइडेड हैं: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक। कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक से क्या मतलब है? जैसे कि मैंने बोला आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ये वॉइस में बेसिकली किस में यूज है? ऑब्जेक्ट आई का ऑब्जेक्टिव केस जो मी है, ये ऑब्जेक्ट वाले जो केस है वो कहाँ यूज होते हैं? एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में। जब एक्टिव वॉइस हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस में जब हम सब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो आई का क्या करते हैं? मी करते हैं। ठीक है। दे का क्या करते हैं? दैम करते हैं। यू का क्या करते हैं? यू करते हैं। यू का यू ही रहता है। वी का क्या हो जाता है? अस हो जाता है। तो नरेशन में भी इसका काम है। यहां पर भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय भी इसका बेहद इंपॉर्टेंट काम है। और साथ में एक और चीज ऐड हो जाती है यहां पर, वो होती है पजेसिव केस। इन तीनों चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में। देख लेते हैं कैसे, देख लेते हैं कैसे रोल है, समझ लेते हैं इस चीज को। देखिए क्या होता है कि हमें इनको याद रखना पड़ता है कि नॉमिनेटिव केस किसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव किसका क्या होता है, पजेसिव केस किसका क्या होता है। देखिए आई का नॉमिनेटिव केस आई रहता है, आई अपने आप में नॉमिनेटिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। और पजेसिव केस क्या होता है? माई होता है या माइन होता है। ही का क्या रहता है? ही का हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस। और पजेसिव केस क्या रहता है? हिज रहता है। ये पजेसिव केस है क्या भला? ये पजेसिव केस है संबंध कारक, जो संबंध बताने का काम करता है। मान लीजिए मुझे अगर इस लैपटॉप से मेरा संबंध बनाना है तो मैं कैसे बोलूंगा? दिस इज माई लैपटॉप। तो ये माई अगर नहीं लगाता तो लैपटॉप और मुझ में संबंध कैसे पैदा होता? तो पजेसिव केस का यूज संबंध बनाने के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा भाई बैठा है सामने और मुझे किसी से बताना है कि देखो ये मेरा क्या है? भाई है। तो मैं बोलूंगा ही इज माई ब्रदर। तो माई क्या हो गया यहाँ पर? पजेसिव केस हो गया। ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है योर या योर्स। अब योर या योर से क्या मतलब है? योर या योर से मतलब है कि ये संबंध बनाने का काम करेगा। मान लीजिए आपकी कार खड़ी है और मुझे
बताना है कि यह तुम्हारी कार है या आपकी कार है, तो मैं कैसे बोलूंगा, दिस इज योर्स कार्स या दिस इज योर कार, यानी कि यह जो कार है यह किसकी है, तुम्हारी है। तो तुम में और तुम्हारी कार में संबंध किसने बनाया है, योर ने बनाया है। तो इस चीज को हमें थोड़ा ध्यान से समझना है कि ये संबंध बताने का क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। अब हमें याद रखना है कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है, माई होता है। वैसे ही यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहता है, यू रहता है, पॉजिटिव केस क्या रहता है, योर रहता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहता है, इट ही रहता है, पॉजिटिव केस क्या रहता है, इट्स रहता है। दे का क्या होता है, देम होता है, और पॉजिटिव केस क्या होता है, देयर होता है। बॉय का क्या रहता है, बॉय रहता है ऑब्जेक्टिव केस, और पॉजिटिव केस क्या हो जाता है, बॉयज हो जाता है। अमन मान लीजिए किसी का नाम है, तो अमन का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा, अमन, और पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, अमन्स। संबंध बताने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अमन में क्या लिखा है, अमन में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर संबंध बनाने के लिए यूज होगा। कैसे यूज होगा, जैसे कि मान लीजिए यह कार अमन की है, तो मैं बोलूंगा दिस कार, दिस इज अमन्स कार। यह किसकी कार है, अमन की कार है। का की के लिए क्या यूज होता है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। एपोस्ट्रोफी लगा देने का मतलब होता है ये लगा देना जो आपको दिख रहा होगा, एपोस्ट्रोफी एस, ये यहां पर लिखा है अमन के साथ क्या है, अमन्स हो गया है, तो ये एपोस्ट्रोफी एस कहलाता है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि नॉमिनेटिव केस क्या है हमारे, जो हम याद करते हैं टेंसेस में, ही, सी, इट, नेम, आई, बी, दे, यू। ऑब्जेक्टिव केस क्या है हमारे, जैसे कि मी हो गया, ठीक है, अस हो गया, देम हो गया, ये सब क्या है ऑब्जेक्टिव केस। और पॉजिटिव केस क्या है, जैसे कि माई हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है हमारे पॉजिटिव केस है। अब इनका क्या काम है ये समझना है हमें। देखिए मैंने आपको बताया था प्रोनाउंस के नियम, जब आपको बताए थे मैंने अभी थोड़ी देर पहले, तो वहां बताया था आपको, यहां पर आप देख पा रहोगे कि मैंने आपको यहां पर बताया था प्रोनाउन के नियम चेंज करते समय कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, ये प्रोनाउन क्या है हमारे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो चेंज होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो सेकंड पर्सन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो थर्ड पर्सन होते हैं वो चेंज नहीं होते। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, इसका क्या यूज है कि देखिए चाहे आई हो वो भी फर्स्ट पर्सन है, मी हो वो भी फर्स्ट पर्सन है, और माई हो वो भी फर्स्ट पर्सन है। यानी कि आई और वी का यूज किसके साथ होना है, फर्स्ट पर्सन के साथ। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, इनका यूज, इनका चेंज किसके अकॉर्डिंग होना है, इनका चेंज होना है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हम इन तीनों को चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच में ये तीनों आ सकते हैं कभी भी, तो इन तीनों को हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई और वी के ये जो तीनों केसेस हैं जो दिए हुए हैं सामने आपके, प्रोनाउन के केसेस जो दिए हुए हैं, इन तीनों केसेस को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं बात करूं यू की या योर की, तो ये कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करने का मतलब है चाहे यू हो और चाहे योर हो, हम चेंज करेंगे इनका जब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। और किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए वो लिखा था ना राम सेज टू मी, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा सब कुछ, ठीक है। अब यहां पर अगर ही, सी, इट, नेम या दे आ जाता है तो कौन से पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन। हम इनका चेंज नहीं करते, वहां बताया गया है थर्ड पर्सन नो चेंज। सन के रूल में ये बोला गया है फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आपको ही, सी, इट, नेम को चेंज नहीं करना है। एज इट इज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में आप क्या कर दोगे, ही का ही लिख दोगे, सी का सी लिख दोगे। लेकिन अगर मान लीजिए कभी हिज लिखा हो तो हिज का भी हमें चेंज नहीं करना, कभी हिम लिखा हो तो हिम का भी चेंज नहीं करना, क्योंकि ये भी क्या है, थर्ड पर्सन की ही तो है। थर्ड पर्सन ये भी तो है, जैसे ही, सी, इट, नेम थर्ड पर्सन है तो ये भी तो थर्ड पर्सन है, तो इनका भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। कभी मी दिया हो तो चेंज करेंगे, क्योंकि मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर कभी अस दिया है या अवर दिया है तो चेंज करेंगे। जो ये अवर और अस दिख रहा है आपको, ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कैसे चेंज होगा, किस तरीके से चेंज करते हैं चीजों को, अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस शीट की ओर और वहां पर समझते हैं। चलिए तो देखते हैं। अब यहां पर मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट रखा है और इसको अपन साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। आप भी सॉल्व करना मेरे साथ और मैं भी सॉल्व करूंगा, और साथ में आपको बताऊंगा कि कैसे ये चेंज हुए हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। देखिए फर्स्ट एग्जांपल लिखा है टॉम सेट। टॉम सेट
आई राइट अ लेटर। अब ये आई राइट अ लेटर जो लिखा है, ये आई राइट अ लेटर किस टेंस का है ये पता होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद सीधा क्या आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। सब्जेक्ट का कौन सा, सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। टॉम ने कहा कि मैं क्या करता हूं, एक पत्र लिखता हूं। अब टॉम को अपन टॉम लगेंगे, स्पीकर को तो चेंज करेंगे नहीं, स्पीकर तो होने वाला चेंज नहीं है। अगर किस इनडायरेक्ट का मतलब है, सिंपली मैं बता रहा हूं, इनडायरेक्ट का मतलब है कि आपने डायरेक्ट पढ़ लिया एक बार, आपको क्या करना है, एक मैं ट्रिकी फॉर्म में बता रहा हूं आपको। अगर इसको सीखना है आसानी से, शुरुआत आप कर रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि आपको क्या करना है, डायरेक्ट सेंटेंस को पढ़ना है, एज इट इज जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना है। और इनडायरेक्ट बनाते समय आपको ये फील करना है, या ऐसा अज्यूम करना है कि आप इनडायरेक्ट बना नहीं रहे हो, आप इनडायरेक्ट बोल रहे हो। इनडायरेक्ट बनाने का मतलब है कि आप जो डायरेक्ट में लिखा हुआ है उसको किसी और से बोल रहे हो। तो आपकी शुरुआत अगर आप कर रहे हो नरेशन की, तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी चेंज करते समय। बाकी रूल्स के अकॉर्डिंग में भी आपको बताऊंगा। अब देख लेते हैं कैसे रूल्स के अकॉर्डिंग में बताऊंगा आपको। यहां लिखा है टॉम सेड आई राइट अ लेटर। अब टॉम को अपन टॉम ही रखेंगे, अपन किसी और से बोलेंगे तो ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे। जैसे यहां पर अभी देखा जाए तो टॉम ने कहा कि मैं एक पत्र लिखता हूं। अब मुझे ये चीज मैंने अपने दिमाग में एक पर्टिकुलर मेरा एक फ्रेंड बिठा लिया कि मुझे उससे बोलना है। मेरा कोई फ्रेंड है तो मैं उसको कैसे बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा टॉम ने कहा था कि वह क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है। तो आई किस में चेंज हो गया, आई हो गया ही में चेंज। वह मतलब क्या होता है, ही होता है, ऐसे ही बोलेंगे। तो ये एक तरीका है कि आप आसानी से, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां आती है, प्रोनाउंस को चेंज करने में आती है। तो ये एक तरीका है कि आप क्या करो, डायरेक्ट सेंटेंस को एज इट इज जैसा लिखा है पहले एक बार पढ़ो, उसका हिंदी मीन्स निकालो, और इनडायरेक्ट बनाते समय आप ये फील करो या ये अज्यूम करो कि आप इनडायरेक्ट बना नहीं रहे हैं, आप इनडायरेक्टली किसी से बोल रहे हैं। तो आप किस तरीके से बोलेंगे, ये चीज अगर आपने सीख ली तो आपको प्रोनाउन को चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, जैसे यहाँ टॉम सेड आई राइट अ लेटर लिखा, टॉम ने कहा कि मैं एक पत्र लिखता हूं, और मैं किसी और से इसको कैसे बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा कि टॉम ने कहा था कि वह एक क्या करता है, पत्र लिखता है। और ये चीज हमें ऐसा मानना है कि टॉम ने जब कहा तब हम उनके क्या थे, सामने खड़े थे टॉम के, और हम उनकी बातों को सुन रहे थे। अब टॉम के द्वारा कही गई बातों को किसी और से मैं जब जाकर बताऊंगा तो टाइम तो चेंज हुआ होगा ना। जब मैं टॉम के सामने खड़ा था और उसकी बात को सुन रहा था, ठीक है, टॉम ने किसी से भी कहा, ये यहाँ पर नहीं बताया गया, लेकिन मैं टॉम के द्वारा कही गई बात को सुन रहा था। उसने बोला था कि मैं एक पत्र लिखता हूं। टॉम ने अपने आप को यहां पर क्या बोला था, डायरेक्ट सेंटेंस में आई बोला था, एज इट इज, बिना चेंज किए, कोई परिवर्तन नहीं किया, उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए मैं टॉम के आसपास खड़ा था, ऐसा अज्यूम करें आप कि टॉम के आसपास खड़े हो आप, तो आपने उस बात को सुन लिया, आप किसी और से जाकर कहोगे तो कैसे कहोगे, ऐसे ही कहोगे कि टॉम ने कहा था कि वह क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है, और साथ ही साथ टाइम भी चेंज हुआ। जब टॉम ने कहा था तो वो समय कौन सा था, प्रेजेंट था, लेकिन आपने उस बात को किसी और से जाकर कहा तो वो टाइम क्या हो जाएगा, पास्ट का हो जाएगा। तो आपको जो टॉम ने बात कही थी उस बात को किस में रखना पड़ेगा, पास्ट में रखना पड़ेगा, पास्ट फॉर्म में। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। कब करते हैं, जब सेड दिया हो। मैंने आपको बोला था सेड या सेड टू दिया हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर सेट दिया है, ये भी एक तरीका है, रूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं तो रूल के अकॉर्डिंग समझो। अगर आपको मेरी बात नॉर्मली समझ में आ रही तो नॉर्मली समझो। रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेट दिया है, इसलिए हमने क्या किया, सेट का सेट रखा, क्योंकि सेट टू का क्या होता है, टोल्ड होता है। सेट का क्या होता है, सेड ही होता है, लेकिन सेट टू अगर आ जाए तो क्या होता है, कहने का मतलब अगर लिसनर भी बताया जाए किसमें, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर दी होती है, अगर ये बताया जाता कि टॉम ने किससे कहा, ये बताया जाता तो टू भी आता, लेकिन टॉम ने किससे कही बात ये नहीं बताई गई, इसलिए टू नहीं आया। ठीक है, तो यहां पर टॉम सेड, उसके बाद कंजक्शन क्या लगाया, दैट। क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर सेंटेंस क्या है, सिंपल है। यहां पर सेंटेंस किस फॉर्म में है, सिंपल फॉर्म में है। तो सिंपल जब सेंटेंस रहता है कहां का, रिपोर्टेड स्पीच का, तो हम उसको इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। सो दैट लगा दिया यहां पर, और फिर क्या लिखा, आई किस में चेंज हुआ, ही में। अब ये आई ही में चेंज कैसे हुआ, इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। आई का ही में चेंज ऐसे हुआ कि जो आई है, जो यहां पर आई है वो कौन सा पर्सन है, वो है फर्स्ट पर्सन।
रूल के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं, रूल भी पता होने चाहिए। जो आई है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये पर्सन्स किस वाली स्पीच के होते हैं, ये होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के। तो मैं इसलिए इसको बोला कि ये पर्सन है, ठीक है, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है। और ये रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो ये जो आई है ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। यही बताया गया था SON में, सन के रूल में, कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये यानी कि किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, टॉम के अकॉर्डिंग। टॉम क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है। अब ये आई क्या बन गया, टॉम बन गया। ऐसा मानते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग चेंज होता है वही बन जाता है, ऐसा मानना पड़ेगा कि जिसके अकॉर्डिंग चेंज होता है वही बन जाता है। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, टॉम के अकॉर्डिंग। तो आई बन गया टॉम। लेकिन अब टॉम तो लिखेंगे नहीं हम यहां पर, क्योंकि एक नाउन का यूज एक सेंटेंस में एक ही बार होता है। तो टॉम को क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं। टॉम क्या है, नाउन है, उसकी जगह पर यूज करेंगे प्रोनाउन, तो क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। अब ये केस की क्या कहानी है, केस की ये कहानी है कि आई कौन सा केस है, आई है नॉमिनेटिव केस। तो हमें जो भी चेंज करके आना है उसको किस केस में रखना पड़ेगा, नॉमिनेटिव केस में ही रखना पड़ेगा। तो आई अपने आप में नॉमिनेटिव केस है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, टॉम, टॉम के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। टॉम को टॉम लिख नहीं सकते, इसलिए क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। और ही अपने आप में कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस, क्योंकि हमें इस जगह पर नॉमिनेटिव केस ही रखना था, क्योंकि आई क्या था, नॉमिनेटिव केस था। इस चीज को भी हमें समझना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला एग्जांपल। ही सेड सीता सिंग्स वेरी वेल। अब यहां पर सीता क्या है, सीता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज। मैंने आपको बताया था कि अगर थर्ड पर्सन आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, कौन सी स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखी होती है उसी को बोलते हैं ना रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में सीता दिया हुआ है, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, सीता। सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस भी समझ में आना चाहिए। सेंटेंस है सिंपल, सबसे पहले क्या आया है, सब्जेक्ट आया है, तो सेंटेंस हो गया सिंपल, नॉट वगैरह कहीं आया नहीं है। और सिंपल का क्या बनाते हैं, सिंपल ही बनाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अब कनेक्टिव लगाते हैं। पहला स्टेप क्या है, कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट लगेगा। क्या लगेगा, दैट। और सेड का क्या रहेगा, सेड ही रहेगा, क्योंकि यहां सेड टू तो दिया नहीं है, तो टोल्ड तो होगा नहीं, तो सेड का क्या रहेगा, सेड ही रहेगा। और अब कनेक्टिव क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, क्योंकि सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किसमें है, अभी सिंपल सेंटेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसमें है, सिंपल सेंटेंस में है, ठीक है। अब तो कनेक्टिव दैट लगा दिया। अब सीता का सीता क्यों लिखा, क्योंकि सीता क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन नो चेंज। मैंने आपको सन के रूल में बताया था कि अगर थर्ड पर्सन आ जाता है तो थर्ड पर्सन का चेंज नहीं करते, तो सीता का क्या रहेगा, सीता रहेगा। अब यहां पर दिया है सिंग्स, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो सिंग्स को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंग्स। सिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सिंग होता है। और वेरी वेल का क्या रखेंगे, वेरी वेल रखेंगे। अब नेक्स्ट है द विजिटर सेड, द विजिटर सेड, विजिटर ने कहा, यात्री ने कहा, आई वांट टू स्पीक टू यू। अब ये समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जांपल। अब हम क्या करेंगे, स्पीकर को तो चेंज करेंगे नहीं, द विजिटर का विजिटर ही रखेंगे। सेड का क्या रखेंगे, सेड ही रखेंगे। सेड टू जब तक नहीं आएगा तब तक हम क्या नहीं करेंगे, टोल्ड नहीं करेंगे, तो सेड का क्या रखा, सेड रखा। आई वांट टू स्पीक टू यू में कंजक्शन क्या लगा, यहाँ पर कंजक्शन दैट लगा, क्योंकि आई वांट टू स्पीक टू यू एक क्या है, आई वांट टू स्पीक टू यू सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। हम कंजक्शन क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, तो कंजक्शन लगा दिया क्या, दैट। आपको दिख रहा होगा कंजक्शन क्या यूज हुआ, दैट यूज हुआ। आई का किस में चेंज किया, आई का चेंज किया ही में। क्यों चेंज किया, क्योंकि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है द विजिटर। अब द विजिटर एक यात्री है। अब एक यात्री को आप या तो क्या मान लो कि वो कोई लड़की थी, या क्या मान लो कोई लड़का था, या तो कोई मेल था या कोई फीमेल था। अभी मान लो आपने मान लिया कि वो क्या था, मेल था, तो मेल था, यानी कि अब द विजिटर दोबारा तो लिखेंगे नहीं, सेंटेंस में एक ही बार बात होगी। इनडायरेक्ट बनाने का मतलब ये होता कि आपने रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को क्या कर दिया, एक सेंटेंस के रूप में या एक बात के रूप में कन्वर्ट कर दिया। आपने उस बात को किसी और से बोल दिया, एक सेंटेंस के रूप में एक बना दिया। एक बनाने का मतलब है कि आप एक सेंटेंस में एक ही बार एक नाउन लिखोगे। तो द विजिटर को अगर, अब देखिए यहां पर जो आई है वो क्या बन गया, द विजिटर बन गया। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो वो क्या बन गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो द विजिटर बन गया। अब द विजिटर तो दोबारा लिखा नहीं जाएगा, तो द विजिटर को मैंने यहां पे क्या लिखा, ही लिखा। क्यों लिखा,
क्योंकि नाउन की जगह पर जो शब्द यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। छोटी सी बात है। अब यहाँ पर वांट का वांटेड क्यों हुआ, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है और हम चेंज करेंगे टेंस। टेंस क्यों चेंज किया है इन तीनों एग्जांपल्स में, क्योंकि यहाँ पर तीनों एग्जांपल्स में जो रिपोर्टिंग वर्ब थी वो क्या थी, सेड थी। रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो या सेड टू हो तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करना है, प्रेजेंट से पास्ट में आपको जाना है। प्रेजेंट से पास्ट में जाने का मतलब है कि यहाँ पे वांट लिखा है, वर्ब का कौन सा फॉर्म आया, फर्स्ट फॉर्म आया है, कोई हेल्पिंग वर्ब लगी नहीं है, ऐसे इसका यूज नहीं हुआ क्योंकि सब्जेक्ट क्या था, इसमें सब्जेक्ट था आई की वजह से ऐसे इसका यूज नहीं हुआ। आई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है या बिना ऐसे इस वाली वर्ब का यूज होता है, इसलिए वांट का क्या हो गया, यहाँ पर वांटेड हो गया क्योंकि सेट दिया था, सेट के अकॉर्डिंग हमें टेंस चेंज करना पड़ा तो वांट का क्या हो गया, वांटेड, क्योंकि वांटेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है और किस में लगता है, ये पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में। अब स्पीक का स्पीक रखा, टू का टू रखा, लेकिन ये यू का मी कैसे हो गया। यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ये यू का मी कैसे हो गया। तो अब देखेंगे कि यू भी क्या है, एक प्रोनाउन है और अगर वो प्रोनाउन है तो वो चेंज होगी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो होती है प्रोनाउन चेंज। अब यू कौन सा पर्सन है, प्रोनाउन तो ये तो समझ गए कि यू प्रोनाउन है, लेकिन पर्सन कौन सा है, पर्सन है, पर्सन कौन सा है, ये पर्सन हमारा है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है। जब ऑब्जेक्ट दिया ना हो तब आप ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से रखते हैं। कहां पर ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच में। या तो आप ये मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट मी था, या ये मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट हिम था, या ये मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट क्या था, हर था। तीन ऑब्जेक्ट मान सकते हैं आप, या तो मी मान सकते हैं, या क्या मान सकते हैं, हर मान सकते हैं, या मान सकते हैं हिम। तीन में से आपको एक ऑब्जेक्ट अपने माइंड में मानना पड़ेगा, अपने दिमाग में आपको सेट करना पड़ेगा कि इन तीनों में से कोई एक है। अगर आपने क्या माना है यहाँ पर, अगर आपने मी माना है तो यू अगर मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यू क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। मान लीजिए अज्यूम करिए यहाँ पर द विजिटर सेड टू मी, विजिटर ने मेरे से कहा था, क्या कहा था कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अब इस चीज को अगर मैं किसी और से जाकर बताऊंगा तो मैं कैसे बताऊंगा, एक बार हिंदी में समझ लेते। मैं ऐसे बताऊंगा कि विजिटर ने मुझसे कहा कि वह मुझसे कुछ कहना चाहता है, मुझसे, तो मुझसे मतलब क्या होगा, मी होगा, इसलिए मी हो गया, और वह मतलब क्या होगा, ही होगा। तो ये हिंदी का तो एक बेहतरीन सा तरीका है जिसकी हेल्प को लेकर आप क्या कर सकते हो, जिसकी हेल्प लेकर आप आसानी से प्रोनाउन चेंज कर सकते हो। अब रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यू से मी कैसे हुआ, हमने अज्यूम किया कि उसने मुझसे किया, तो अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। अगर अज्यूम कर लिया है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या माना हमने, मी माना, अब यू क्या बन गया, मी। अब मी को हमें उस केस में लिखना है जिस केस में हमें जरूरत है। किस केस में जरूरत है, यहाँ पर ये जो यू है इस सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो मी अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट केस ही होता है, इसलिए मी का मी आ गया, क्योंकि हमें यहाँ ऑब्जेक्ट वाले केस की ही जरूरत थी, ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत थी, इसलिए मी का क्या आ गया, मी आ गया। मी अपने आप में ही ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो ये चीजें थी। अब हम थोड़ा और सेंटेंस देख लेते हैं, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि आपको भी साथ में प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे लिखा है टॉम सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। आई एम योर फ्रेंड से क्या मतलब है, यहाँ पर जो आई है, यहाँ पर पहले ये देखेंगे ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस। फिर देखेंगे यहाँ पर सेड दिया है कि नहीं दिया, यहाँ सेड दिया है तो टेंस में चेंज करेंगे, एसएमआर का क्या होगा, वॉज वर होगा। तो देखिए यहाँ पर एसएमआर किस में चेंज हुआ, वॉज वर में। अब हुआ कैसे चेंज, ये समझ लेते हैं। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है टॉम। टॉम को अब टॉम तो लिखेंगे नहीं, तो टॉम को क्या लिखा जाएगा, ही लिखा जाएगा। कंजक्शन क्या लगा, दैट लगा। क्यों लगा, क्योंकि सेंटेंस क्या था, रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस था सिंपल सेंटेंस, तो आपने क्या लगाया, कंजक्शन दैट लगाया, ठीक है। तो आई किस में चेंज हो गया, ही में चेंज हो गया, क्योंकि आई कौन सा था, फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, टॉम। टॉम को टॉम लिख नहीं सकते थे, टॉम की जगह, टॉम एक नाउन है तो नाउन की जगह क्या यूज की, प्रोनाउन, तो टॉम को क्या लिख दिया, यहाँ पर ही लिख दिया, तो ही लिख दिया। अब यहाँ पर ही के साथ क्या लगा, वॉज लगा। क्यों लगा, क्योंकि लगता है ही के साथ वॉज, ही सी इट नेम, और आई के साथ वॉज लगता है, विद यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है। ये चीज हमें टेंसेस में सीखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ आई से ही क्यों हुआ, ये तो आप समझ गए।
टेंस क्यों चेंज हुआ? क्योंकि सेड दिया है। जब सेड दिया है तो टेंस चेंज करेंगे प्रेजेंट से पास्ट में। तो इस एमआर का क्या हो गया? वॉज वर, और ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? वॉज लगेगा। अब ये योर माई में केस से चेंज हुआ। अब योर कौन सा केस है? अभी आपको मैंने बताए थे केसेस। योर कौन सा केस है? पजेसिव केस है। पजेसिव केस है। अब पजेसिव केस तो हमने पहचान लिया कि जो भी आएगा वो किस केस में आएगा? पजेसिव केस में आएगा। किस में आएगा? पजेसिव केस में। अब योर में देखेंगे कि योर पर्सन कौन सा है। योर है, यू सेकंड पर्सन होता था ना, तो योर भी क्या है? सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ये बताया गया था। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो योर किस में चेंज होगा? मी में चेंज होगा। अब मी में चेंज होगा तो योर बन जाएगा मी। लेकिन अब मी तो लिख नहीं सकते यहां पर। कहां पर? यहां पर, क्योंकि यहां पर किसकी नीड है? पजेसिव केस की नीड है। तो मी को कन्वर्ट करेंगे पजेसिव केस में। तो आई का पजेसिव केस क्या होता है? माई होता है। तो मी का पजेसिव केस देखा जाए तो क्या होगा? माई होगा ना। तो हमें जरूरत किसकी थी? पजेसिव केस की। तो हमने योर चेंज हुआ किस में? पहले मी में। और मी का कौन सा केस रखा? पजेसिव केस, जो क्या था? माई था। तो यहां योर का क्या बन गया? माई बन गया। सिंपली योर का क्या बन गया? माई, और फ्रेंड का क्या रहा? फ्रेंड ही रहा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ही सेड सीता इज सिंगिंग वेरी वेल। अब सीता कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, नो चेंज। सेंटेंस लिखा है सिंपल में, तो सिंपल में सेंटेंस लिखा है तो कनेक्टिव क्या लगेगा? दैट लगेगा। सेड का सेड रखते हैं। अब यहाँ पर इज है तो यहाँ पर वॉच क्यों गया? क्योंकि इज एम आर का क्या होता है? वॉज वर होता है। जब क्या हो? जब सेड हो या सेड टू दिया हो। ठीक है। और सीता कौन सा पर्सन है? सीता थर्ड पर्सन है। तो सीता क्या रखेंगे? सीता थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। सीता को हम सीता ही रहने देंगे। हिंदी में भी बोल के देख लेते हैं, चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ही सेड सीता इज सिंगिंग वेरी वेल। उसने कहा कि सीता बहुत अच्छा गाती है। अब ये चीज गा रही है, सीता इज सिंगिंग वेरी वेल। उसने कहा सीता बहुत अच्छा गा रही है। अब ये चीज मान लीजिए मैं बना रहा हूं इंडायरेक्ट, पेपर में तो मैं बैठा हूं ना, तो इंडायरेक्ट मैं बना रहा हूं, तो मैं बना नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। कैसे बोलूंगा किसी और से? सीता ने कहा, या यहां पर बोला गया है उसने कहा कि सीता क्या करती है? बहुत अच्छा गाती है। तो सीता का क्या रखा? सीता ही रखा। अब सीता को थोड़ा ना चेंज करेंगे, सीता को तो सीता ही बोलेंगे, नाम थोड़ी ना बदल देंगे। ठीक है। तो ये चीज समझनी थी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। टॉम सेड जैक हैज बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। टॉम से जैक हैज बीन, अब हैज बीन लिखा है तो हैज बीन का क्या हुआ? हैड बीन हुआ। पहली चीज तो यही पकड़ में आई कि हैज बीन का क्या हुआ? हैड बीन हुआ। जैक का क्या रखा? जैक ही रखा, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज। जैक एक नेम है, नेम का क्या रखेंगे? नेम ही रखेंगे, थर्ड पर्सन है। सेड का क्या रखा? सेड ही रखा। सेड को भी चेंज नहीं करना है। ठीक है। अगर सेड है तो टेंस चेंज होगा, इसलिए हैज बीन का किस में चेंज हुआ है? हैड बीन में चेंज हुआ है। इनवर्टेड कॉमा क्या लगाया? दैट लगाया, क्योंकि यहां पर सेंटेंस क्या है? सिंपल है। सब्जेक्ट सबसे पहले आया, जैक सबसे पहले आया है। और रीडिंग का रीडिंग रखा, क्योंकि वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी लगता है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है। कॉन्टिन्यूअस कोई भी हो, सभी कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? आईएनजी। तो रीडिंग का क्या रखा? रीडिंग रखा। वर्ब के फॉर्म भी चेंज होते हैं, ये भी समझना है। मैं वर्ब के फॉर्म भी चेंज करना है हेल्पिंग वर्ब के साथ। कहने का मतलब टेंस चेंज होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। टेंस चेंज होने का मतलब है कि आपको वर्ब के फॉर्म भी चेंज करने हैं। आगे देख लेते हैं। यहां पर लिखा है, यहां पर दिया है नेक्स्ट सेंटेंस, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर वी आर सॉरी। अब वी आर सॉरी में आपको ये समझना है, जो वी आर सॉरी है, वी आर सॉरी में आपको ये समझना है कि जो वी दिया है, वी कौन सा पर्सन है? वी है फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो वी बन जाएगा क्या? द स्टूडेंट। अब द स्टूडेंट्स को दोबारा तो लिखेंगे नहीं, तो द स्टूडेंट को दोबारा नहीं लिखेंगे, लेकिन उनको क्या बोल सकते हैं अपन? उनको एक से ज्यादा स्टूडेंट है, उनको क्या बोला जा सकता है? दे बोला जा सकता है। तो वी किस में चेंज हुआ? दे में। आर किस में चेंज हुआ? वर में। क्यों ये सब चेंजेस हो रहा है? क्योंकि सेड दिया है। सेड दिया है तो आर किस में चेंज हुआ? वर में। सॉरी का सॉरी रहा, और द स्टूडेंट सेड टू आया है। इंपॉर्टेंट यहां पर ये है, बाकी एग्जांपल से अलग क्यों ये? क्योंकि यहां सेड टू आया, और सेड टू का मैंने आपको बताया था क्या होता है? टोल्ड होता है। सेड टू का किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में। स्पीकर और लिसनर को चेंज करेंगे नहीं। तो द स्टूडेंट सेड टू द टीचर का बस इतना होगा, द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर। द टीचर का द टीचर रखेंगे। ठीक है। और वी क्या? फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था? द स्टूडेंट। तो द स्टूडेंट्स को दोबारा लिख नहीं सकते थे सेंटेंस में, तो हमने क्या लिखा? उन्हें वे करके बोला। अब हिंदी में बोल के देख लेते हैं। स्टूडेंट ने टीचर से कहा कि हम आपसे क्या कर रहे हैं? माफी मांग रहे हैं। ठीक है। अब ये चीज मैंने पढ़ ली। अब इस चीज को मैं अगर इंडायरेक्ट मुझे बनाना है, तो मैं इंडायरेक्ट बना नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। कैसे बोलूंगा? स्टूडेंट ने टीचर से कहा था,
या बताया था। बताना मतलब क्या होता है, टोल्ड होता है या टेल होता है, इसलिए सेड टू का क्या होता है, टोल्ड हो जाता है। लेकिन सेड का सेड ही रखता है, क्योंकि अब किसी से बोला ही नहीं था तो हम ऐसे कैसे बोलेंगे कि बताया था। तो कहने का मतलब क्या कहेंगे हम, टीचर ने स्टूडेंट ने किससे बताया था या किससे बोला था, किससे बोला था, टीचर से बोला था। स्टूडेंट ने टीचर से बोला था कि वे क्या कर रहे हैं, माफी मांग रहे थे, वे माफी मांग रहे थे। ये चीज मैं किसी और से बोलूंगा तो इस तरीके से, तो वे लगा दूंगा मैं, ये चीज समझना है अपन को। नेक्स्ट क्या है, आशा सेड सी हैज रिटन अ लेटर। सिंपली सी का क्या रखेंगे, सी ही रखेंगे। सी का यहां पर क्या होगा, सी होगा, सी थर्ड पर्सन है। हैज का किस में चेंज होगा, हैड में। क्यों हो रहा, क्योंकि सेड दिया है, सेट दिया है तो चेंज करना है आपको। कंजक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा, क्योंकि सेंटेंस क्या है, सिंपल है। रिटन यहां पर भी रिटन आएगा और यहां पर भी रिटन आएगा, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगता है और पास्ट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म। पूरी परफेक्ट की लाइन में क्या चलता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म चलता है। आ लेटर का क्या रहेगा, आ लेटर ही रहेगा। आशा सेड दैट सी हैड रिटन अ लेटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही सेड सीता हैज संग वेरी वेल। ही सेड सीता हैज संग वेरी वेल, इसका क्या मतलब है, हमें ये समझना है सीता हैज संग वेरी वेल से क्या मतलब है। ही सेड सीता हैज संग वेरी वेल से ये चीज दिमाग में रखनी है कि सीता क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, सीता का सीता रखा, हैज का क्या कर दिया, हैड कर दिया, संग का क्या कर दिया, संग ही कर दिया, वेरी वेल का वेरी वेल लगा और सेड का सेड ही रहने दिया और कंजक्शन क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। ये तो बहुत ही सिंपल था। फिर नेक्स्ट लिखा है, ही सेड सीता हैज बीन सिंगिंग वेरी वेल, तो सीता का सीता रखा, थर्ड पर्सन है, नो चेंज। हैज का क्या कर दिया, हैड बीन कर दिया, हैज बीन का क्या कर दिया, हैड बीन, पास्ट प्रेजेंट टू पास्ट में चला गया। ये क्यों चला गया, क्योंकि क्या दिया है, सेड दिया है। और वेरी वेल का क्या रखा, वेरी वेल रखा। तो ये सारे एग्जांपल्स हमने देखे, ये हमारे बेसिक लेवल के एग्जांपल्स थे जो बहुत ही क्या थे, जरूरी थे हमारे लिए। अब इसके बाद हम जो एक अगली वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि इंटरोगेटिव के कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के कैसे बनाते हैं, WH वर्ड के कैसे बनाते हैं। आपसे जल्दी मैं मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गई। इसमें सारे रूल्स बताए गए आपको नरेशन चैप्टर से आपका क्या कराया गया, इंट्रो कराया गया। अब आप इसके सेकेंड पार्ट में इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH वर्ड, इन सभी के सीखेंगे। तो आप अभी जब तक अपने बेसिक्स क्लियर करें, इस वीडियो को आराम से देखें, आराम से समझें कि कैसे डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाते हैं। अगले पार्ट में हम WH वर्ड, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव और भी बहुत सारे टाइप्स के डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे। मैं सारी आपको हर तरीके के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना सिखाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप जो बेल आइकन का बटन है उसको एक बार जरूर दबाएं, बेल आइकन का बटन को दबाना है आपको। और अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं जितना भी मैंने पढ़ाया, तो आप हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पेज का हमारे नाम है स्टडी अप पन्ना 7415। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज का नाम है स्टडी अप पन्ना 7415। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज का नाम है स्टडी अप पन्ना 7415। आपको हर जगह स्टडी अप पन्ना ही सर्च करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगी एक्टिव से पैसिव वॉइस की वीडियो की और टेंस की वीडियो की, आप जाकर वहां से आसानी से देख सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।